गाइस, अगर आप सीधा वीडियो देखना चाहते हो तो 15 सेकंड स्किप कर दो। लेकिन अगर आप ऐसे ही नई स्टोरीज और मानवा में इंटरेस्टेड हैं और इसका नेकेड पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो में 100 कमेंट्स और 650 लाइक्स करके हाइप कर दो। बस मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। उसने 5 साल मुझे रुलाया। उसे भनक तक नहीं थी कि जिससे वो ऑनलाइन चिपकी रहती है वो मैं ही हूँ, वही लड़का जिसे वो रोज बुरी तरह सताती थी। साला ये तो एकदम सिस्टम हैंग करने वाला खेल चल रहा था। मेरा दिमाग खराब। वो अपने चेलों को लाकर मुझे कूटने का प्लान बना रही थी और साथ में मेरे ही रिप्लाई का इंतजार भी कर रही थी, पर मैंने उसे कोई जवाब दिया ही नहीं था। चैट में मेरा ही फेक नाम खुला था। आखिरी मैसेज स्कूल छूटने के वक्त का था। उसने पूछा था कि मैं घर कब लौटूंगा। मैं चुप था। मैंने कहा था अभी पक्का नहीं है। उसने बोला घर पहुंचकर मैसेज कर देना, पर मेरी तरफ से सन्नाटा था। अब उसे थोड़ी घबराहट होने लगी थी कि कहीं कुछ कांड तो नहीं हो गया। उसे लगा कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना न हो गई हो। मेरा मजाक उड़ाने का उसका सारा मूड अब हवा हो चुका था। उसने सबसे कहा तुम लोग अपना चालू रखो, मैं यहाँ से कट रही हूँ। उसने अपने मुंह से च्युइंगम निकाली और पूरी टशन में उसे डस्टबिन में थूक कर वहां से पतली गली से निकल गई। उसके जाते ही उस नीच लिन ने मुझे एक जोरदार लात मारी और घसीटते हुए वॉशरूम के अंदर पटक दिया। मैंने अपनी कोहनियों के बल खुद को उठाया और दरवाजे पर खड़े तीनों को देखा। जून ने ताना मारते हुए पूछा कि अब मुझे सजा के तौर पर क्या दर दिया जाना चाहिए। लिन ने धीरे से वॉशरूम का गेट बंद कर दिया। उस लड़की के ऑर्डर पर उन्होंने मुझे बाहर से लॉक किया और फिर मेन स्विच गिरा दिया। पूरे खाली स्कूल में वो आवाज जोर से गूंज रही थी और अंदर एकदम खतरनाक अंधेरा छा गया। छत के पास वाली छोटी खिड़की से बस थोड़ी सी हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उसी कम रोशनी में मैंने अपना फोन निकाला और अपनी दादी को कॉल किया। उन्होंने तुरंत फोन उठा लिया और उनकी कमजोर आवाज आई, मोमो तुम अब तक घर क्यों नहीं आए हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और नाक जलने लगी। मैं रो रहा था, पर मैंने अपना मुंह कसकर दबा लिया ताकि मेरे रोने की एक भी आवाज दादी तक ना पहुंच पाए। कॉल तुरंत उठ गया और दूसरी तरफ से मेरी दादी की कमजोर और बूढ़ी आवाज आई, मोमो तुम अब तक घर क्यों नहीं आए हो, मेरी जान अटकी हुई है यहाँ। मेरी नाक जलने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रो रहा था, पर मैंने अपना मुंह कसकर दबा लिया ताकि आवाज न निकले। मैंने रोते हुए झूठ बोला, दादी मैं आज अपने एक दोस्त के घर रुका ही हूँ। उन्होंने पूछा कौन सा दोस्त, क्या मैं तुम्हें लेने आऊं। मैंने घबराकर कहा, नहीं दादी मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास ही हूं। उन्होंने कहा अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताना। मैंने बस अपना सिर हिला दिया। मैंने हाँ बोलकर कॉल काट दिया। मैंने फोन देखा तो उस पर दर्जनों मैसेज पड़े हुए थे। वो सारे मैसेज किसी येजी नाम के इंसान ने भेजे थे जो काफी परेशान लग रही थी। असल में मेरी क्लास में मेरा एक भी दोस्त नहीं है। मेरी पूरी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ येजी ही मेरी इकलौती ऑनलाइन दोस्त है। मैंने उसका सबसे पहला मैसेज खोलकर पढ़ना शुरू किया था। उसने पूछा था क्या तुम घर पहुंच गए, क्या कुछ लफड़ा हो गया, तुम कहाँ हो, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। मेरी आंखें अभी भी आंसुओं से गीली थीं, पर मेरे चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। मैंने उसे रिप्लाई किया कि मैं घर आ गया हूँ। स्कूल में थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। उधर एक बहुत बड़े और आलीशान बंगले में वो अपना फोन पकड़े बैठी हुई थी। उसकी आंखें अचानक गुस्से से ठंडी पड़ गई। उसने तुरंत मैसेज किया, क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें तंग किया है। मैं स्क्रीन देखते हुए बहुत देर तक गहरी सोच में पड़ गया कि क्या रिप्लाई करूं। मैंने फैसला किया कि मैं उसे इन घटिया चीजों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने लिखा कुछ नहीं, बस 4 क्लासमेट्स ने बात करने के लिए रोक लिया था। मेरा मैसेज देखकर वो सुन्न रह गई। उसके दिमाग में तुरंत मेरा यानी वांग मो का नाम आया। फिर उसने सिर हिलाया और खुद पर हंसने लगी। उसे लगा वो पागल हो गई है जो दोनों के बीच ये फालतू का कनेक्शन जोड़ रही है। वो सोचने लगी कि मुझ जैसे शानदार लड़के को उस 2 कौड़ी के वांग मो से कैसे जोड़ सकती है। उसने मैसेज किया, अगर किसी ने तुम्हें छेड़ा तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी पक्का। उसने आगे लिखा कि उसका परिवार बहुत अमीर है, वो हर हाल में मेरी मदद कर सकती है। मैंने अपना सिर नीचे किया और बहुत देर तक शांत रहा। फिर मैंने उसे सिर्फ एक छोटा सा ठीक लिखा। एक दूसरे को गुड नाइट बोलने के बाद मैंने फोन रख दिया और उसी खतरनाक अंधेरे में वॉशरूम की ठंडी दीवार के कोने से टिक कर अपनी आंखें बंद करके सो गया। नींद आ गई। सितंबर की वो पतझड़ वाली रात हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड से भरी थी। आधी रात में मैं बार बार ठंड के मारे कांप कर उठ रहा था। मेरी नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी। वहां सुबह करीब 6 बजे सफाई करने वाली आंटी ने अपनी चाबी से वॉशरूम का दरवाजा खोला। वो 50 साल की एक बुजुर्ग औरत थी और स्कूल में ये सब देखकर उन्हें इन चीजों की पूरी आदत हो चुकी थी। उन्होंने मुझे ठंडे फर्श पर सोते हुए देखा और जगाया, बेटा जाकर अपनी क्लास में सो जाओ, यहाँ बहुत ठंड है। मैंने नींद में उठकर उन्हें धन्यवाद कहा और क्लास में लौट आया। मेरी क्लास में बड़ी ई चल रहा था, इसलिए वो वॉशरूम के मुकाबले काफी गर्म और आरामदायक थी। मैं अपनी बेंच पर बुरी तरह गिर पड़ा और थकान के मारे तुरंत ही गहरी नींद में सोया। मेरी पूरी पीठ पर दर्द और नींद का भारी बोझ था। क्लास में बहुत भसड़ मची हुई थी। सारे लड़के कल रात वाले गेम को लेकर एक दूसरे से जोर जोर से बहस कर रहे थे। भाई लड़कियां एक साथ झुंड बनाकर कल रात के किसी ड्रामे की गॉसिप कर रही थीं। कुछ निब्बा निब्बी अपनी बेंच से फ्लर्ट कर रहे थे और मैं उस अंधेरे कोने में सबसे कटकर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। सुबह 7 बजे उन्होंने सबकी मॉर्निंग रीडिंग का होमवर्क इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक सबकी कॉपियां ले ली, लेकिन सिर्फ मेरी बेंच को इग्नोर करके आगे बढ़ गए। क्लास की वाइस मॉनिटर ली वे मेरे पास से गुजरी। उसने मुझे देखकर अपनी आंखें घुमाई और घूरने लगी। वो बड़बड़ाई कि कैसे कोई दिन भर सिर्फ सोने के बाद भी हमेशा क्लास में फर्स्ट आ सकता है। भाई वो बोली, यहाँ से एकदम सड़े हुए वॉशरूम जैसी बदबू क्यों आ रही है, क्या तूने कल नहाया नहीं था, कितनी घटिया और गंदी महक है तेरी। उसने मुझे पूरी तरह से बेइज्जत करने की कोशिश की। उसने उल्टी करने का नाटक करते हुए अपना मुंह और नाक बंद कर लिया। मैंने अपनी सारी थकान को अंदर ही दबा लिया और चुपचाप अपना होमवर्क सीधा जाकर टीचर के हाथ में थमा दिया था।
जब मैं बाकी बच्चों के पास से गुजरा तो वो मुझे बहुत ही नफरत और गुस्से से घूर रहे थे। कुछ लड़कों ने तो सीधे मेरे मुंह पर चिल्लाकर पूछा, नहाया नहीं क्या बे, तेरी बदबू तो उड़कर यहाँ तक मेरे पास आ रही है। इतना सुनते ही बाकी लड़कों ने भी मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो सब अपना मुंह छिपाकर हंस रहे थे, पर उनकी हंसी बिल्कुल नकली थी। उनका हंसना बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग लग रहा था। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक बिना जान वाले पुतले की तरह मैं अपनी सीट पर लौट आया। पहले मैं ऐसी बातों का पलटकर जवाब देता था, मैं लड़ता था और सफाई देता था, पर अब मैंने इन सबको इग्नोर करना सीख लिया है। उधर लिन बहुत चौड़ में बोला, मैंने ही इसे कल वॉशरूम में बंद किया था, इसलिए ये इतना बदबूदार है। सबने कहा, अच्छा तो ये बात है। तभी मैं सोचूं इतनी भयंकर बदबू आ कहाँ से रही है। इसका मतलब ये पूरी रात वॉशरूम में ही था। लिन तू तो बवाल है, तूने इस शैतान को सही सजा दी। तूने हमारी क्लास के इस कचरे को उसकी औकात दिखा दी। ये सुनकर पूरी क्लास जोर से ठहाके मारने लगी। जो थोड़े बहुत बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनकी आवाज़ भी उस हंसी में दब गई। मैंने अपनी भाषा की किताब खोली और जबरदस्ती उस पाठ को रटने की कोशिश करने लगा। मैं अपनी पढ़ाई को ढाल बनाकर इन लोगों की नफरत से लड़ रहा था, पूरी ताकत के साथ अकेला। मैं बार बार खुद को बस यही समझा रहा था कि कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम अब सिर्फ 9 महीने दूर है। एक बार स्कूल खत्म हो जाए फिर मैं अपनी एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करूंगा पक्का। उसके बाद मैं सीधा येजी के पास जाऊंगा और इस नरक से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। तभी कोई चिल्लाया, ओ वांग मो तू बहरा है क्या? लिन ने तुझे बाहर निकलने को कहा। जब तेरे अंदर से इतनी सड़ी हुई बदबू आ रही है तो तू क्लास में कैसे बैठ सकता है क्या? तू हम सबकी जान लेगा? ली वेई वेई वहां पूरे घमंड में खड़ी थी। मैं होंठ दबाकर चुपचाप उठा। मैंने अपना बैग कंधे पर टांगा और क्लास के बाहर निकल गया। आज का दिन बहुत प्यारा था। सूरज की तेज धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने अपना बैग नीचे फेंका और किताब उठाई। मैं अपनी नीति और कानून वाली किताब लेकर रटने लगा। तभी हमारे मिडिल स्कूल के इंग्लिश वाले टीचर मिस्टर जू अपना लेसन प्लान हाथ में लिए वहां आ गए। उन्होंने एक बार मुझे देखा और इग्नोर किया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सीधे अंदर क्लास में चले गए। टीचर के आने के बाद भी क्लास का तमाशा शांत नहीं हुआ, बल्कि वो शोर और भी ज्यादा बढ़ गया। मॉर्निंग सेल्फ स्टडी बाकी थी। तभी चीन की अपने कुछ गुंडों को लेकर क्लास के दरवाजे तक आ गई। जैसे ही वो मेरे थोड़ा और पास आई तो उसे उस पूरे शोर शराबे के बीच मेरी किताब पढ़ने की जोरदार आवाज़ साफ सुनाई दी। मैं पढ़ रहा था, पहाड़ों पर फूल खिलते हैं, वो अपनी मर्जी से खिलते हैं। उनका सुनहरे पतझड़ या फिर गर्मी और वसंत के मौसम से कोई वास्ता नहीं है। पतझड़ की उस सुबह की धूप के नीचे मैं अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने क्लास के दरवाजे के बाहर खड़ा था और हाथों में किताब पकड़ी हुई थी। मेरी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि वहां सिर्फ एक अजीब सी जिद और उन सबके खिलाफ लड़ने का बहुत तगड़ा जुनून साफ दिख रहा था। चेन क्यूआई ने मेरी तरफ देखा और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं चुपचाप 1 मीटर पीछे खिसक गया। तभी उस लिन नाई ने क्लासरूम में मुड़कर पीछे की तरफ देखा और सबको घूरा। उसने देखा कि उसकी बंदी नांगशियांग हॉलवे में चेन के एकदम बगल में खड़ी हुई थी। उसको देखते ही वो मुस्कुराया और दौड़कर अपनी बंदी के पास गया और उससे पूछा, नांगशियांग तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिया नांगशियांग ने उसे दूर धकेला और बोली, चलो ब्रेकअप करते हैं, हम दोनों अब कॉलेज जाने वाले हैं। मेरे घर वालों ने मेरे विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। वो बोली, मैं अपने नाम पर कोई दाग नहीं लगा सकती। असल में उसने शुरुआत में अपने बंदे को बचाने के चक्कर में स्कूल के उस पूरे बवाल और लफड़े में अपनी जिगरी दोस्त को भी घसीट लिया। उसने चेन को उसमें फंसा दिया था, लेकिन अब उसे उस लिन नाई से अपना पीछा छुड़ाना था और उससे दूरी बनानी थी, क्योंकि वो चेन जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। भले ही वो एक नाजायज औलाद थी, पर औकात थी चेन परिवार की, लेकिन वो उनकी इकलौती वारिस थी। ब्रेकअप की बात सुनते ही लिन की आंखों की खुशी पल भर में गायब हो गई और वो नांगशियांग को ऐसे देख रहा था जैसे उसके तोते उड़ गए। उसने पूछा, नांगशियांग तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? शिया ने सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था और उसका चेहरा एकदम शांत था। उसने बिना किसी खौफ के पलटकर जवाब दिया, क्या गलत है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ये सुनते ही लिन नाई का भेजा फ्राई हो गया और वो गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मर्जी से जब चाहो ब्रेकअप कर लोगी? भाड़ में जाओ चुड़ैल। शिया ने उसे झटक कर दूर धकेला और सीधे अपनी क्लास में वापस चली गई। स्कूल में जो दादागिरी हुई थी उसमें वो सीधे तौर पर कभी भी शामिल नहीं हुआ था। वो पट्टू बस दूर से तमाशा देखता था साला। आखिर वहां चेन भी तो थी। स्कूल की दादागिरी के इस पूरे कांड में उस पर तो कभी कोई इल्जाम आने ही नहीं वाला था। लिन नाई का तो गुस्से के मारे सिस्टम ही हैंग हो गया। लेकिन वो चाहे कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो अपना गुस्सा चेन पर निकाल सके। वो पलटा और पीछे वाले दरवाजे के पास उसे मेरी शर्ट का कोना दिखा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ गई और वो पीछे के दरवाजे पर छिपे हुए मुझ गरीब के पास आया और बोला, वांग मो, अच्छा तो तुम यहाँ छिपे बैठे हो। ये देखकर मेरा दिल जोरों से कांपने लगा। मैंने ऊपर देखा, मेरे बाल मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। लिन नाई मेरे पास आया और उसने मेरी गर्दन जोर से दबोच ली। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, वांग मो, क्या तेरी बोलती बंद हो गई मिडिल स्कूल में? तो तू बहुत ज्यादा बकवास करता था, अब तेरे मुंह में क्या दही जम गया है भाई? क्या तू मास्टर्स और स्कूल वालों को बताने नहीं वाला था? क्या तू पुलिस बुलाकर हमें गिरफ्तार नहीं करवाने वाला था? क्या तू हमारा वीडियो नेट पर नहीं डालने वाला था ताकि हम सबकी इज्जत एकदम मिट्टी में मिल जाए? तूने अभी तक वो सब क्यों नहीं किया? मैं बिल्कुल बेजान होकर अपनी क्लासरूम के एकदम पीछे वाले दरवाजे के सहारे टिक गया था। मैंने अपनी आंखें बंद की और बहुत ही धीरे से बोला, मैं पहले ही ये सब कर चुका हूं, लेकिन वो सब एकदम बेकार था। घुटन की वजह से मेरा सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरा पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। तभी अचानक से सुबह वाले सेल्फ स्टडी पीरियड की घंटी बज उठी। बाहर हॉलवे में बहुत सारे टीचर्स और कई सारे बच्चे हमारे सामने से गुजर रहे थे, एकदम नॉर्मल, लेकिन किसी ने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सभी को इन चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी। वो बस रोज की तरह अपना काम करते रहे। चेन और उसके दोस्तों का पूरा ग्रुप बाहर रेलिंग पर टिका था।
वो सब मेरी तरफ झुककर मुझे हार मानते हुए मजे से देख रहे थे। तभी वो बहुत प्यार से बोली, वांग मो, आज रात हम तेरे घर चलेंगे। सुना है तेरी दादी बहुत अच्छे मीठे केक बनाती हैं। सही है, खैर हम चलकर उनके छोटे से धंधे को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और धूप में खड़ी उस चेन को खौफ के मारे घूरने लग गया था। मैंने पूरी ताकत से उस लिन नाई को दूर धक्का दे दिया और बोला, नहीं मेरी दादी तो बस एक छोटा सा काम करती हैं। ये सुनकर चेन ने मेरा भयंकर मजाक उड़ा दिया। वो धीरे से मेरे पास आई और बोली, क्योंकि वो एक छोटा काम है इसीलिए हमें उसे और ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। उसका भौकाल और दबाव इतना ज्यादा था कि मुझे वहां की सारी रोशनी ही पूरी तरह गायब लग रही थी। मैंने अपने आंसू रोके और एक बहुत ही झूठी मुस्कान देते हुए बोला, तुम लोगों को शायद इसकी आदत बिल्कुल नहीं होगी, और वैसे भी सड़क किनारे का खाना ज्यादा साफ सुथरा नहीं होता है। चेन की नजरें एकदम तीखी हो गईं। वो बोली, क्या तू हमें अपने घर नहीं ले जाना चाहता? मैंने झटके से सिर हिलाया और कहा, नहीं, बात ये नहीं है, मुझे डर है कि तुम्हें खाना पसंद नहीं आएगा। लिन नाई ने अपना सीना चौड़ा किया और एकदम घटिया लहजे में बोला, अगर हमारा पेट खराब हुआ तो हमें तुझसे दवा के पैसे नहीं मांगने हैं बे। क्या तुझे ऐसा लगता है कि हम रईसों के पास पैसों की कमी है, कि हम लोग तेरे जैसे 2 कौड़ी के लुक्खे इंसान से दवा के पैसे मांगेंगे? चेन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। स्कूल खत्म होने के बाद तू यहाँ से कहीं भी मत जाना, चुपचाप हमारा इंतजार करना, हम साथ चलेंगे। फिर मेरे आसपास जमा हुई वो भसड़ एकदम से खत्म हो गई। हॉलवे खाली हो गया। मैं दरवाजे के सहारे टिककर ऊपर खुले आसमान को देखने लग गया। जलती हुई धूप मुझ पर पड़ रही थी, लेकिन मुझे कोई गर्माहट महसूस नहीं हुई। मैंने अपने आप ही फोन निकाला और ये जी को एक मैसेज टाइप करके भेज दिया, आज रात मेरे घर कुछ दोस्त आ रहे हैं, इसलिए शायद मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं होगा। ये मैसेज भेजने के बाद मैंने चुपचाप फोन जेब में रख लिया। मैं उस ये जी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि वो भी मेरी तरह हाई स्कूल की स्टूडेंट है, उसके घर वालों के पास पैसा है। हमारे बीच स्कूल के समय एक दूसरे को परेशान ना करने की आपसी समझ बनी है। मैं अक्सर अपने मन में सोचता था कि आखिर ये जी कैसी दिखती होगी। मुझे लगता है वो पक्का एक बहुत ही अच्छी और होशियार स्टूडेंट होगी, जो एक सफ़ेद टी शर्ट और फूलों वाले डिज़ाइन की सुंदर सी स्कर्ट पहनकर घूमती होगी। यार कतई जहर लगती होगी, बिल्कुल किसी पतझड़ की रात में चमकते हुए दूर के तारों की तरह एकदम चांद का टुकड़ा होगी यार। तभी अचानक से मेरी जेब में रखा मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैं एकदम से हैरान हो गया। मैंने फ़ोन निकाला और अपनी चैट खोली। ये जी का रिप्लाई आया था, क्या तुम्हें अपने दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है भाई? अगर तुम नहीं चाहते कि वो आएँ तो सीधा मना कर दो। मैंने बहुत ही लाचारी से रिप्लाई किया, मैं नहीं कर सकता, कुछ दोस्त ऐसे ही होते हैं, मुझे भी वो लोग ज़्यादा समझ नहीं आते हैं। चेन अपनी कुर्सी पर आराम से पैर रखकर बैठी थी और अपना फ़ोन देख रही थी। उसका मूड थोड़ा खराब लग रहा था। उसने आगे टाइप करते हुए पूछा, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ क्या? मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें मना कर दूंगी। वो मुझसे मिलना चाहती थी। मेरी शक्ल सूरत और मेरे घर वालों की परवाह किए बिना वो बस मुझसे मिलना चाहती थी। भिड़ू सच। मैंने थोड़ा सोचा और रिप्लाई किया, छोड़ो यार, वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, एकदम गुंडों की तरह। उन्होंने अपने बालों में बहुत ही अजीब से कलर करवा रखे हैं, छपरी जैसे। मेरा वो मैसेज पढ़ने के बाद चेन ने अपने बालों को छूने के लिए अपना हाथ ऊपर किया, लेकिन वो अचानक रुक गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें कलर किए हुए बालों वाले लोग पसंद नहीं हैं? हाँ, मुझे खासकर सफ़ेद बालों वाले लोग एकदम पसंद नहीं हैं। ये पढ़कर चेन ने अपने होठों को कसकर दबा लिया। वो अचानक से खड़ी हुई और बोली, टीचर मुझे अभी तुरंत बाथरूम जाना ही है। इतना बोलकर वो सीधे हमारी क्लासरूम से बाहर निकल गई। उसके ऐसे बाहर जाते ही क्लास के आधे से ज्यादा लड़के और लड़कियां भी तुरंत उसके पीछे पीछे ही बाहर की तरफ चले गए थे। यार सच, सबको यही लगा कि जरूर कोई बड़ा कांड या लफड़ा हो गया है। लेकिन जब चेन स्कूल से निकलकर सीधा एक हेयर सैलून में घुसी, तब जाकर उन बेवकूफ़ों को समझ में आया कि वो तो अपने बाल रंगवाने गई थी। जब चेन सैलून से बाहर आई तो उसके सफ़ेद बाल पूरी तरह काले हो चुके थे। जब दोपहर की आखिरी क्लास खत्म होने ही वाली थी, तब मैंने देखा कि हॉलवे के आखिर में एक काले बालों वाली सुंदर लड़की चुपचाप खड़ी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने ध्यान से दोबारा देखा। उसके एकदम काले बाल, लाल होंठ, कमान जैसी खूबसूरत भौहें और बादाम जैसी बहुत ही प्यारी सी आंखें थीं। डूबते सूरज की रोशनी में वो किसी किताब से निकली हुई एकदम शरीफ लड़की जैसी लग रही थी। उसने मजाक उड़ाया और मैंने अपनी नजरें घुमा ली। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो चेन ही थी। मैं आज पूरा दिन अपनी क्लासरूम के एकदम सामने ही खड़ा रहा। मेरे दोनों पैर पत्थर की तरह भारी लग रहे थे। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे अपने बैग उठाकर एक एक करके बाहर चले गए। स्कूल के मेन गेट के सामने बहुत सारी महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। लिन नाई एकदम चिड़े हुए चेहरे के साथ चिल्लाया, जल्दी कर, और आगे चलकर हमें अपने घर का सही रास्ता दिखा। मैंने होठ दबाए, अपना बैग टांगा और नीचे चला गया। उन अमीर बच्चों का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप शोर मचाते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। पतझड़ के सूखे पत्तों ने उस छोटे रास्ते को ढक रखा था। डूबते सूरज की रोशनी वहां पड़े हर एक पत्ते पर चमक रही थी। पैर के नीचे सूखे सुनहरे पत्ते बेरहमी से कुचल रहे थे और मेरी पतली पीठ की लंबी तिरछी परछाई जमीन पर रेंग रही थी। मेरा ये यूनिफॉर्म भी धुल धुल कर एकदम फीका पड़ चुका था। मेरे बिखरे बाल हर दिशा में पागलों की तरह उड़ रहे थे। तभी चेन के ने मेरी परछाई पर पैर रखा और बगल वाले बंदे से स्टाइल में एक सिगरेट खींचकर हवा में उड़ा दी। अचानक से उसकी उंगलियां बुरी तरह कांपने लगीं, क्योंकि उसे याद आ गया कि उसने नुअन यांग नुओ के लिए बहुत पहले ही सिगरेट छोड़ी। आधे घंटे की ख्वारी के बाद लिन नाई ने झल्लाते हुए मुझसे पूछा कि हमें वहां पहुंचने में और कितनी देर लगेगी। तो मैंने भी शांति से जवाब दिया, 2 घंटे लगने वाले हैं। जो रास्ता असल में सिर्फ 2 किलोमीटर लंबा था, उसे मैंने मजे लेने के लिए पूरे शहर का एक बहुत ही लंबा चक्कर बनाकर रख दिया था। ये सुनते ही वो सीधा आगे झपटी और गुस्से में मेरी गर्दन दबोचकर जोर से चिल्लाई, 2 घंटे क्या तुझे रोज स्कूल जाने के लिए किसी पहाड़ पर चढ़ाई करनी पड़ती है? फिर उसने मुझे धक्का देकर साइड किया।
मैंने शांत होकर सीधे उसकी आंखों में देखा और बहुत ही हल्के से बोला कि वहां जाने में बस इतना टाइम लगेगा। उसने बहुत नखरे दिखाते हुए एक टिश्यू बाहर निकाला और अपनी एक उंगली को घिन खाते हुए बार बार पोंछा और बोली, तो फिर हमें सीधा सीधा एड्रेस ही दे दे, हम वहां पहले पहुंचने के लिए गाड़ी मंगा लेंगे। मैंने अपना सिर नीचे किया और आराम से जवाब दिया कि वहां अंदर गाड़ियां बिल्कुल नहीं जा सकती। ये सुनकर उसने मुझे बहुत खूंखार तरीके से घूर कर देखा था। वांग मो, क्या तू हमारे साथ गेम खेल रहा है? क्या हम तुझे आसानी से बेवकूफ बनने वाले लगते हैं? तभी पीछे से चेन की बहुत ही शातिर तरीके से ठहाका मार हंसी। साले का फोन छीन लो और सीधा इसकी दादी को कॉल लगाओ। मैंने उस काले बालों वाली लड़की की तरफ देखा और अनजाने में ही जेब में रखे फोन को हाथ से दबा लिया। मेरी दादी मेरा फोन कभी नहीं उठाने वाली। उसने बस अपने कंधे उचकाए और उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। कोई बात नहीं, अगर वो फोन नहीं उठाएंगी तो हम लगातार कॉल करते रहेंगे, हमारे पास टाइम है। अपनी घबराहट के बीच मैंने एक बहुत ही नकली मुस्कान दी और बोला, अरे मुझे एक मस्त शॉर्टकट पता है। ये बोलकर मैं उन सबको उस पूरी भीड़ भाड़ वाली सड़क के चारों तरफ घुमाने लेकर गया। कुछ ही देर में पूरी मंडली एक खस्ताहाल और मनहूस सी छोटी इमारत के सामने पहुंच गई, जहां उनके ठीक सामने कीचड़ से भरा एक छोटा सा रास्ता था। वो पुरानी सड़क थी। वो जगह एकदम संकरी, ठंडी और पूरी तरह वीरान थी। वहीं एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत अकेले अपने शुगर केक का एक स्टॉल लगाए शांति से बैठी थी। उस बूढ़ी औरत के काम करने का तरीका बहुत धीमा और एकदम सधा हुआ था और उसके उस पुराने स्टॉल पर हर तरफ धूल की एक मोटी परत जमी हुई दिखी थी। वांगमो, क्या यही तेरी दादी का स्टॉल है? लिन की इन बातों में बहुत ज्यादा घिन और उसका सीधा सीधा मजाक भरा हुआ था और उस औरत के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके हुए थे। इतनी आवाज सुनकर वो बहुत धीरे से मुड़ी और जिधर से आवाज आ रही थी उस तरफ देखने लगी। क्या वो तू है मोमो? लेकिन उसकी आंखों में एकदम सूनापन भरा हुआ ही था। अचानक उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। मेरी आंखें भर आईं। मैं दौड़कर उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को मुश्किल से रोक कर रखा था। मैं इस दिमाग का दही करने वाली सिचुएशन से निपटने का कोई अच्छा तरीका सोचने लगा। तभी वो शातिर लड़की आगे बढ़ी और दादी को सहारा दिया। उसने मेरे चेहरे के खौफ को देखकर बहुत डरावनी मुस्कान दे दी। मेरी आंखों में दया की भीख देखकर वो एक एक शब्द चबाकर बोली कि दादी, हम लोग मोमो के खास दोस्त हैं। हम आज यहाँ आपके हाथ के बने शुगर केक खाने आए हुए हैं। ये सुनते ही मेरी दादी खुशी से फूली नहीं समाई। उनके झुर्रियों वाले हाथ ने हल्के से उसका कंधा थपथपाया और वो बोली, तो तुम सब मेरे प्यारे मोमो के दोस्त, वो तुम्हारे लिए अभी बढ़िया शुगर केक बनाएंगी। फिर उसने मेरे चेहरे के डर के मजे लेते हुए मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा संतुष्टि से देखा और वो दादी से बड़ी मासूमियत से पूछने लगी, ये शुगर केक कितने हैं? वैसे तो ये हमेशा 2 युआन का एक होता है, लेकिन चूंकि तुम मोमो के खास दोस्त हो इसलिए ये तुम्हें एकदम फ्री में खिलाएंगी। मोमो बेटा, तू कहाँ है? मैंने अपनी भावनाओं को शांत किया और उसे धक्का देकर सीधा आगे बढ़ा और बोला, दादी मैं यहीं पर हूँ। अरे तेरे दोस्त आए हैं, जा अंदर जाकर मेहमानों को पिलाने के लिए प्लम जूस बनाकर ला दे। मैंने हाँ में जवाब तो दिया, लेकिन मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मैं बस उन्हें घूरता रहा। फिर उसने अपने बैठने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और मुझ पर जोर से चिल्लाई, वांग मो, तू हमें पानी क्यों नहीं पिला रहा है? ऐसा कैसा नीच दोस्त है तू? मैं बस उसे हक्का बक्का देखता रहा। ये सुनकर दादी ने मुझे जल्दी से टोका और कहा, ममो तू अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? जल्दी जा और उनके लिए पानी लेकर आ। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसे उसके उकसाने वाले लुक के नीचे में मुड़ा और सीधा अंदर चला गया। बाहर जब वो आराम से बैठ गई तो बाकी सारे लोग भी उस छोटी सी टेबल के पास जमा हो गए। वो सारे के सारे बहुत ही महंगे डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे जो धूप में एकदम चमक रहे थे। उनका वो लुक यहाँ की गरीबी और मनहूसियत के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। उन्होंने इससे पहले मुझे परेशान करने के लिए कभी भी मेरे घर आने के बारे में नहीं सोचा था। यहाँ के गंदे और बदबूदार माहौल का ख्याल आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते ही थे। अगर आज उस चुड़ैल ने उनसे जिद करके यहाँ आने की रिक्वेस्ट ना की होती तो वो साले कभी नहीं आते। लो बच्चों, अपने लिए थोड़े से शुगर केक लेकर खा ही तो लो। एकदम ताज़े और मीठे शुगर केक बिल्कुल तैयार हैं। दादी उन केक को हाथ में लेकर बहुत धीरे धीरे वहां चलकर आईं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहां असल में कितने लोग थे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरे 20 शुगर केक बना दिए थे। वो खड़ी हुई और प्लेट रख दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी, हमें सच में ये सब खाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है ना? शुक्शी ने बहुत ही दबी हुई आवाज़ में शिकायत की। मैं अपना बनाया हुआ खट्टा प्लम जूस लेकर बाहर आ गया और हर एक नल्ले के लिए कटोरी भरने लग गया था। जब मैं चलते हुए उस डायन के पास पहुंचा तो मेरा दिल किसी ड्रम की तरह जोरों से धड़कने लगा। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो इतने भौकाल के साथ मेरे घर आई है। क्या सीन सच में सिर्फ ये मीठे शुगर केक खाने का ही है? मैंने घबराते हुए उसे वो पेपर वाला बाउल पकड़ाया। उसने प्लेट पकड़ी और मुझे देखा उसने बाउल नहीं लिया था, बिल्कुल नहीं। अचानक से उसका हाथ फिसला और जोरदार झटके के साथ 20 शुगर केक जमीन पर गिर गए। वो चीनी मिट्टी की प्लेट फर्श पर चकनाचूर हो गई। वो डायन मुस्कुरा रही ही थी। उसकी आवाज़ एकदम साफ और ठंडी थी, जैसे मेरे कान में कोई मीठी बात फुसफुसा रही हो। कोई बात नहीं, हम इन्हें फर्श से खा ही लेंगे यार। दादी ने वो टूटने की आवाज़ सुनी और बहुत खुशी से कहा, मोमो हमेशा से ही इतना भुलक्कड़ और जल्दबाज है। कोई बात नहीं बेटा, मैं पूरी जिंदगी शुगर केक ही तो बनाती आई हुई हूँ। मैं अभी जाकर एक और नया बैच बना देती हूँ। मोमो बेटा, इसे जल्दी से साफ कर दे, अगर तुझे टुकड़ों से कट लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दादी मुस्कुराई। उनकी आंखों के कोनों पर झुर्रियां समय के साथ बहुत गहरी हो गई थीं। दादी आप फिक्र मत करो, हम इसे साफ कर देंगे। ये बोलने के बाद वो सीधा मेरे कान के पास आ ही गई और कान में फुसफुसाई, तू खुद इसे क्यों नहीं उठा लेता? भैंस की आंख, तू आखिर चाहती क्या है? तभी पतझड़ की ठंडी हवा चली और मेरा कमजोर शरीर उस तेज हवा में कांपने लगा था। मैं अपने आंसुओं को मुश्किल से रोकते हुए बस उसे घूरता रहा।
उसका लुक अचानक से बहुत खतरनाक हो गया। तू उठाएगा या मैं तेरी दादी से उठवाऊं? तू खुद चुन ले, मैं उठा ही लूंगा। हाँ, मैं ही उठा लूंगा। मैंने अपने आंसुओं से लड़ते हुए घुटनों के बल नीचे बैठकर एक बहुत गहरी सांस ली और उन पैने टुकड़ों को अपनी हथेलियों में बहुत जोर से कसकर पकड़ लिया था। वो नुकीले टुकड़े मेरी स्किन में बुरी तरह अंदर तक घुस गए और ताज़ा खून कीचड़ वाली जमीन पर टपकने लगा था और उसकी नजरों के नीचे गेज ने कांच के सारे टुकड़े उठाकर कचरे में फेंक दिए और वो लीन नहीं एकदम मजे से पैर पर पैर रखकर मेरी फोटो खींच रहा था। साला एक नंबर का चवन्नी छाप लग रहा था मुझे तो बिल्कुल। दादी ने मुस्कुराते हुए मीठे केक की नई प्लेट मेरे हाथ में थमा दी और बोली कि मोमो लो बेटा, केक तैयार है, इस बार इन्हें नीचे मत गिराना, कहीं फिर से कबाड़ा हो जाए। मेरे हाथों में जगह जगह कट लगे थे और ताज़ा खून बह रहा था। वो गर्म प्लेट मेरे ताज़े घावों पर लगी तो दर्द से मेरी तो हवा टाइट हो गई और प्लेट लगभग गिरने ही वाली थी। उनका हाथ हवा में ही अटका हुआ था और हथेली ऊपर की तरफ थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या बाहर बारिश हो रही है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। वो बोली कि मुझे पानी की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा नहीं, वो पड़ोसियों की छत पक रही है। मैंने केक टेबल पर रखे तो देखा कि मेरी कलाई जलकर एकदम लाल हो चुकी थी। मेरी हथेली से अभी भी खून टपक रहा था पर मैंने पट्टी नहीं बांधी। तभी उस चेनकी ने अपने बटुए से पैसे निकाले और अपनी उंगलियों के बीच फंसाकर मुझे दिखाने लगी। उसने कुछ बड़े नोट निकालकर सीधे मेरे मुंह पर दे मारे और एकदम नीच तरीके से बोली कि ये तेरा इनाम है। उसकी आवाज़ में मेरे लिए बस नफरत भरी हुई थी। वो ऐसे एहसान जता रही थी जैसे कोई मालिक अपने नौकर पर करता है। पैसे जमीन पर बिखर गए और उसके बगल में खड़े नल्लों ने भी उसकी देखा देखी करना शुरू कर दिया। उन सबने भी पैसे निकालकर मेरे चेहरे पर तब तक फेंके जब तक मेरा चेहरा गुस्से से लाल नहीं हो गया। खोपड़ी सटक गई थी मेरी। तब जाकर वो अपनी जगह से उठी, फिर बोली कि पैसे कमाना इतना भी आसान नहीं होता, अब ये पैसे उठा और संभाल कर रख। वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसे खुशमिजाज लोगों को अपने पैरों तले कुचलते हुए देखने में बड़ा मजा आता था। वो चाहती थी कि लोग धीरे धीरे इस दुनिया से अपनी सारी उम्मीदें और ख्वाहिशें पूरी तरह छोड़ दें। वो चाहती थी कि घमंडी लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट जाए और अच्छे लोगों की इंसानियत खत्म हो जाए, ताकि ये लोग पैसों और ताकत के लिए बिल्कुल अंधे हो जाएं और वही घटिया इंसान बन जाएं जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। यही उसका सबसे घटिया और बीमार शौक था। वो सच में एकदम पागल और दिमाग से पैदल लड़की थी। जाने से पहले उसने टेबल से मीठे केक की प्लेट उठाई और सीधे मेरे सिर पर पलट दी। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। उन ताज़े बने हुए मीठे केक ने मेरी त्वचा पर चिपचिपे निशान और लाल धारियां छोड़ दी थी। मेरी हालत देखकर उन्होंने घबराकर पूछा कि क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? वो लड़खड़ाते हुए आवाज़ का पीछा करके मेरे पास तक आई। मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, मेरे दोस्त चले गए हैं, उनको घर जाना था, इसलिए वो जल्दी में निकल गए यहाँ से। वो सारे मीठे केक पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे। मैंने राहत की सांस ली और फिर नीचे झुककर एक एक करके वो सारे नोट जमीन से उठाने लगा जो उन्होंने फेंके थे। वो पैसों की एक बहुत मोटी गड्डी थी, पूरे 30,000, जो मेरे और उनके लिए पूरे 1 साल के खर्चे के बराबर थे। इतने पैसों से हमारा 1 साल आराम से कट जाता। तो बात यह थी कि इन अमीरजादों के एक दिन का फालतू का खर्चा हम जैसे गरीबों की पूरे 1 साल की खून पसीने की कमाई और संघर्ष के बिल्कुल बराबर होता है। वो जैसे ही अपने घर पहुंची उसके बाप का फोन आ गया और फोन पर ही उसकी अपने बाप से फिर से भसड़ मच गई। दोनों में बहुत ही बुरी तरह से बहस हुई। फोन काटने के बाद वो बुरी तरह से थककर जमीन पर गिर पड़ी। कमरे के पर्दे खुले हुए थे और वो पूरी तरह से एकदम हताश और टूटी हुई लग रही थी। बालकनी के शीशे से चमकती हुई चांदनी अंदर आ रही थी जिससे उसका चेहरा एकदम चमक रहा था। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि कतई जहर लग रही है, एकदम खूबसूरत। वो रात में खिलने वाले फूल की तरह एकदम परफेक्ट लग रही थी, पर इस शांत रात में वो एक सड़ते हुए गुलाब की तरह बहुत ज्यादा उदास और मायूस भी लग रही थी। सिर्फ उसकी शक्ल ही खूबसूरत थी पर अंदर से वो एकदम सड़ी हुई थी। उसने अपना फोन निकाला और सबसे ऊपर पिन की हुई चैट को खोला। रात का 1 बज चुका था। हम लोग तो रात के 10 बजे ही एक दूसरे को गुड नाइट बोल चुके थे। उसने एक मैसेज टाइप किया पर फिर उसे डिलीट कर दिया। उसे डर था कि कहीं नींद ना टूट जाए। उसे लगा कि कहीं लड़कों के मीठे सपने खराब ना हो जाएं। उसने फोन नीचे रख दिया और बिना किसी मंजिल के एक भटकती हुई आत्मा की तरह अपने कदमों को बालकनी की तरफ खींचा। बगीचे में फूल बहुत ही खूबसूरती से खिले हुए थे और बंजर जमीन पर भी लेवेंडर के फूल लगाने की तैयारी हो चुकी थी। तभी अचानक से उसका फोन जोर से बजने लगा। उसने जल्दी से अपनी चैट विंडो खोली तो देखा कि एक नया मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि क्या तुम सो गई हो? ये पढ़कर उसकी गहरी और काली आंखों में एक चमक आ गई। उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने जवाब दिया कि अभी तक तो नहीं। तुम बताओ, तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? अब तक सोए क्यों नहीं? मैंने कहा कि तुम भी तो नहीं सोई हो। उसने बताया कि उसकी अपने बाप से बहस हो गई और उसके बाप ने उसे सीधे सीधे मरने के लिए बोल दिया। ये सुनकर मेरा फ्यूज उड़ गया। मैंने उसे समझाया कि तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से थोड़ी ना आए हैं। उन्होंने तो बस अपनी हवस मिटाई और हमें पैदा कर दिया। उन्होंने हमसे हमारी राय तो कभी पूछी ही नहीं। ये कभी भी हमारी पसंद नहीं थी। अगर पैदा होना मेरे हाथ में होता तो मैं इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा बनना ज्यादा पसंद करता, एक ऐसी चीज जिसमें कोई जान ही ना हो। उसने मेरा ये मैसेज देखा तो अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई और धीरे से मुस्कुराने लगी। उसे मेरी ये बात एकदम कड़क लगी होगी। रात की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और खिले हुए फूल हवा में झूल रहे थे। पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं और रात एकदम शांत थी। किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं था। उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी ठंडी और काली आंखों में हजारों तारे चमक रहे थे। इस घटिया दुनिया में कोई तो था जो उसकी इस हालत को अच्छी तरह से समझ पा रहा था। इस खत्म न होने वाले अंधेरे में एक दूसरे को सहारा देना भी तो एक तरह की खुशी ही होती है। उसके चारों तरफ जो भी क्रूरता थी वो अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी।
उसने अपने होठों की मुस्कान को दबाया और फिर बहुत ही ध्यान से और थोड़ा घबराते हुए टाइप किया कि क्या तुम भी भविष्य में मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे, मुझे अकेला कर दोगे। उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था, वो कांपने लगी थी और उसने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। वो बस यही दुआ कर रही थी कि उसे एक सही और पक्का जवाब मिल जाए, एक ऐसा जवाब जिससे उसे तसल्ली मिल जाए। ये तारे अपनी जगह बदलते हैं और चीजें भी बदल जाती हैं, दिन भी बदलते हैं और समय के इस लंबे सफर में सब कुछ गायब होकर फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन हमारी पुरानी यादें कभी भी धुंधली नहीं होंगी। ये जी शायद तुम्हें ये बात नहीं पता होगी, लेकिन मैंने तुम्हारी यादों के सहारे ही अपनी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल दिन काटे हैं। मैंने ये 4 भयानक साल सिर्फ तुम्हारी यादों के भरोसे ही निकाले हैं। ये पहले भी ऐसा ही था और आज भी वैसा ही है। तुम पूछती हो कि क्या वो तुम्हें छोड़ देगा, यही सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। वो भटकता हुआ इंसान अब वापस अपने घर लौट आया है। उसकी सारी भटकना पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। उस सूखे और बंजर रेगिस्तान में भी अब हरियाली छा गई है। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर उसे तसल्ली मिल गई और रात के उस घने अंधेरे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। फूलों की नाजुक पंखुड़ियां उसके बालों पर गिर रही थीं। इस बहुत ही लंबी रात में उसने अपने अंदर के सारे कांटे निकाल फेंके थे और आसमान में एक हल्की सी रोशनी छाने लगी थी। वो अंधेरा अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और सूरज हर रोज की तरह फिर से निकलेगा। मैंने स्कूल से मिली स्कॉलरशिप का बहाना बनाकर वो पूरे 30,000 अपनी दादी को उनके खर्चे के लिए दे दिए, ताकि वो अपने रहने और खाने पीने का खर्चा आराम से चला सकें। मैंने अपना बैग उठाया और सीधे स्कूल की तरफ निकल पड़ा। स्कूल के गेट के सामने सूट पहने हुए नौकर खड़े थे। वो सब उन अमीरजादों और मालकिनों के सामने झुककर उन्हें अपना हाथ दे रहे थे। वहां से गुजरने वाली हर एक गाड़ी करोड़ों की थी, जिन्हें देखकर मेरी तो पूरी तरह से आंखें ही फट गईं। पूरे कैंपस में लगे हुए वो हरे भरे पेड़ बहुत ही ऊंचे और शानदार लग रहे थे और सर्दियों के आने की वजह से वो पक्षी भी अपनी डालियों से बिल्कुल उड़कर नहीं जा रहे थे। उस विदेशी भाषा वाले सुशी हाई स्कूल में हमेशा ही अमीरी और एक अलग तरह की चमक दिखाई देती थी। मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए क्लास 2 के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर से मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों के हंसने और बात करने की आवाजें आ रही थीं। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर मैंने झटके से क्लासरूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर जो भी शोर शराबा हो रहा था वो तुरंत शांत हो गया और सबकी निगाहें मेरी तरफ मुड़ गईं। वो सब मुझे घूरने लगे और मेरी तरफ देखकर गंदी गंदी अजीब सी आवाजें निकालने लगे। वो ऐसा दिखा रहे थे जैसे उन्हें मुझे देखकर उल्टी आ रही हो। मैंने अपने बैग की पट्टी को बहुत कसकर पकड़ा, अपना सिर झुकाया और सीधा जाकर अपनी सीट पर चुपचाप बैठ गया। क्लास में बैठने की जगह हर हफ्ते बदलती रहती थी, लेकिन मेरी जगह पूरी क्लास में इकलौती ऐसी चीज थी जो कभी भी नहीं बदलती थी। यहाँ बस एक ही चीज थी जो सच में किसी की किस्मत बदल सकती थी, और वो चीज थी किसी बहुत ही टॉप लेवल की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, ताकि स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए मोटिवेट हों। इसलिए स्कूल में हर महीने एक बड़ा और मुश्किल एग्जाम लिया जाता था। मेरी क्लास टीचर एग्जाम पेपर्स की एक बहुत मोटी गड्डी लेकर क्लास के अंदर आईं और बोली कि बच्चों, तुम्हारे इस महीने वाले एग्जाम के रिजल्ट्स अब आ गए हैं और इस बार हमारी क्लास में पहला नंबर वांगमो का आया है और उसने पूरे स्कूल में भी टॉप करके सिस्टम फाड़ दिया है। चलो सब उसे बधाई दो। टीचर ने ताली बजानी शुरू की, पर पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। ये परीक्षा कतई जहर और बहुत कठिन थी। मैंने बगल वाली कक्षा के पहले आने वाले फट्टू लड़के से पूरे 50 अंक ज्यादा छापे और पूरे स्कूल में अपना भौकाल मचाकर पहला स्थान पा लिया। मैंने पूरे स्कूल में टॉप मार्कर सिस्टम हैंग कर दिया था और इस महीने की तगड़ी परीक्षा के लिए स्कूल वालों ने 10,000 युआन का भारी भरकम इनाम रखा था जो मुझे मिलने वाला था। ये सारा पैसा सीधा मेरे बैंक खाते में गिरने वाला था। और जब इस महीने की परीक्षा का कड़क परिणाम सामने आया, तभी उस खड़ूस क्लास टीचर ने मुझे देखकर पहली बार अपनी बत्ती सी दिखाई थी। मैं कोने में बैठकर एकदम चिल मार रहा था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम था कि जब तक मेरे नंबर पूरे देश में एक भयंकर तबाही या भौकाल नहीं मचाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक ये 2 कौड़ी के नीच लोग मेरे भविष्य के कॉलेज वाले परिणाम में कोई बड़ा झोल या भारी कांड कर सकते हैं। अभी क्लास पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी, लेकिन तभी अचानक से आगे बैठे उन लुखों की फालतू बकवास शुरू हो गई कि पढ़ाई में तेज होने का क्या फायदा, इसकी जिंदगी भर की मेहनत हमारी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि हम तो पैदाइशी अमीर और खानदानी रईस हैं। मेरे बाप के बैंक खाते का 1 सेकंड का भारी ब्याज इसके पूरे इनाम से कई गुना ज्यादा है। हम तो बस इस दुनिया में अपनी मौज काटने और मजे लेने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये पोपट तो बस हमारे पैरों तले कुचलने के लिए ही पैदा हुआ है। हा, तू इतना तेज बोल रहा है, डर नहीं लगता कि वो फट्टू सुन लेगा? अगर वो सुन भी लेता है तो सुनने दे। स्कूल के इस महान टॉपर की बस इतनी ही झंड औकात है, इस गरीब और नल्ले इंसान से कौन दोस्ती करना चाहेगा। कल तो लिन ने स्कूल के फोरम पर एक तगड़ा वीडियो भी डाल दिया था, जिसमें मैं अपने नंगे हाथों से कांच के टूटे हुए टुकड़े उठा रहा था। इसका वो खटारा और टूटा फूटा घर तो देख, जिंदगी भर गधा मजदूरी करके भी ये बस एक ही घर ले पाएगा, लेकिन मैं तो पैदा होते ही पूरी की पूरी सड़क का इकलौता मालिक बन गया था। अचानक एक मुड़ा हुआ कागज मेरे डेस्क पर आकर गिरा, जिसने मेरा पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मैंने उस पर्ची को खोला, उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे कि तूने तो एकदम गर्दा उड़ा दिया। मैं मुस्कुराया और ऊपर देखा कि पीछे से दूसरी लाइन में बैठने वाली वो एकदम कड़क और सुंदर सी लड़की मुझे देखकर बड़ी प्यारी सी मुस्कान दे रही थी। उसका नाम सुयू है। क्लास में बस वही एक बंदी थी जिसे मुझसे चिढ़ नहीं थी, और वो सबके साथ बिना किसी बवाल के एकदम चिल रहती थी। स्कूल वालों ने पहले माले के बोर्ड पर इस महीने की परीक्षा का शानदार परिणाम चिपका दिया था। इतने सारे नामों की भीड़ के बीच मेरा नाम सबसे ऊपर चमक रहा था और मेरा तगड़ा जलवा था। एकदम भयंकर फायदे के साथ मैं पहले नंबर पर टिका हुआ था। तिसूची हाई स्कूल में टॉप यूनिवर्सिटी से अच्छी पढ़ाई करके ग्रेजुएट होना ही अपनी किस्मत और औकात बदलने का सबसे बढ़िया रास्ता था। एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाना और सिविल सर्विस का बड़ा एग्जाम निकालना हम जैसे नीचे तबके के लोगों के लिए समाज में इज्जत से जीने और अपनी एक नई पहचान बनाने की एकदम इकलौती मजबूत सीढ़ी है। अमीर बापों की वो सारी बिगड़ी हुई औलादें उस ऑनर रोल बोर्ड के सामने भीड़ लगाकर इकट्ठा हो गई थीं। वहां अभी भी काफी सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो मेरे इस खतरनाक जलवे और प्रदर्शन को देखकर पूरी तरह से सन्न थे। वांग भाई,
तो एकदम कड़क है। इतना ज़्यादा टारगेट होने के बाद भी उसके नंबर हमेशा सबसे ऊपर रहते हैं और वो सबका गेम बजा देता है। हाँ, अगर उसकी जगह मैं होता तो कब का रोकर लटक गया होता। मैं सच में ऐसे पढ़ाकू और होशियार लोगों की दिल से बहुत इज्जत करता हूँ जो इतना हार्ड काम करते हैं। जब से मैंने मिडिल स्कूल में कदम रखा है, मेरे लिए हर एक दिन एक नई जंग रहा है। लेकिन ऐसी वाट लगने वाली हालत के बाद भी मेरी पढ़ाई एकदम रापचिक थी और मैं सबसे आगे खड़ा था। मेरा स्थान एकदम चोटी पर था। लंच ब्रेक के समय मैंने बिना कोई टाइम खोटी किए ये शानदार और बड़ी गुड न्यूज़ अपनी दोस्त यीजी को चिपका दी ताकि उसे भी ये नई खबर मिल जाए। इस मंथली एग्जाम में भी तेरा भाई पूरे जलवे के साथ फर्स्ट आया है। वाओ नुओ नुओ, तो फिर से फर्स्ट आ गया। तू तो एकदम पढ़ाई का साक्षात भगवान निकला और तूने बवाल मचा दिया। मैं एक पल के लिए पूरा सुन पड़ गया। मुझे अचानक चमका कि यीजी मुझे इतने प्यार से बुला रही है। मेरा पुराना ऑनलाइन नाम नुआन यंग नुओ था, जिसे मैं गेमिंग के टाइम पर यूज करता था क्योंकि मेरे नाम में नुओ आता है। मैं एक पल के लिए थोड़ा रुका और नुओ नुओ नाम को खुशी खुशी मान लिया पढ़ाई का भगवान। नहीं तो और क्या बोलूं, तूने तो सारा सिस्टम ही फाड़ दिया है। इस हार्ड लेवल का पढ़कर क्या तुझे आगे जाकर कोई बड़ा साइंटिस्ट बनना है जो इतनी तगड़ी मेहनत कर रहा है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है? तुझे कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म डालना है? थोड़ा सोचने के बाद मेरी आंखों में एकदम पक्का फोकस आ गया। एकदम सही कह रही है तू। मुझे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से डटे रहना है। मुझे किसी भी हाल में लिंचिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मुझे अपनी बूढ़ी दादी को सुशी से दूर लिंचिंग ले जाना ही होगा ताकि हम सुकून पा सकें। मुझे इस गटर जैसे नरक से हमेशा के लिए भागना है। इस काली खदान से बहुत दूर जाना है। स्कूल खत्म होने के बाद लिन नाई यी ने एकदम हीरो बनते हुए बीच में मेरा रास्ता रोक लिया। वांगमो, क्या तू सिर्फ फर्स्ट आने की वजह से इतना ज्यादा हवा में उड़ रहा है? तभी सुशी ने पीछे से आकर क्लासरूम का भारी दरवाजा बहुत जोर से बंद कर दिया और मुझे घेरने की कोशिश की। वो डेढ़ शाना भी मुझे एकदम नीच और गंदी निगाहों से घूर रहा था। लिन ना ये अपने हाथ बांधे पोडियम पर खड़ा था। वो मुझे डेस्क पर शांति से बैठे हुए ऐसे देख रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। उसकी उन जालिम नजरों में भारी जलन और बहुत सारी नफरत भरी थी। उसे अंदर ही अंदर मानना पड़ा कि मैं कतई जहर दिखता था। पूरे स्कूल में मेरी पर्सनालिटी एकदम सॉलिड और सबसे ज्यादा कड़क थी जो सबको जलाती थी। मैं एकदम रापचिक था, लेकिन उसे ये पच नहीं रहा था कि मेरे जैसा एक दो कौड़ी का फकीर इतना स्मार्ट और होशियार कैसे हो सकता है। वो लुखा बस किसी भी तरह से मेरा पूरा गेम बजाना चाहता था। साला मिडिल स्कूल से ही वो मेरी वॉट लगाने पर तुला था। मैं अपनी सीट पर एकदम चिल बैठा रहा। इसमें हवा में उड़ने वाली कोई बात नहीं है, ये तो बस मेरी मेहनत का छोटा सा नतीजा है। लिन नाई ये थोड़ा आगे बढ़ा और मेरे सिर पर जोर से धक्का दिया। तुझे पता है इसमें उड़ने वाली कोई बात नहीं है, तो फिर तू किस बात का इतना भारी भौकाल दिखा रहा है और अकड़ कर बैठा है? बस एक एग्जाम में फर्स्ट ही तो आया है, तू आगे चलकर अपनी जिंदगी में कितना भी उखाड़ ले। आखिर में मेरे बाप की इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में ही मैनेजर बनकर धक्के खाएगा और मेरी गुलामी करेगा। मैंने गुस्से में अपने होंठ दबा लिए और कुछ नहीं बोला। ओए फट्टू, अब तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? सुशी, वो तेज धार वाला चाकू इधर ला। आज मैं इस साले का सारा गुरूर मिट्टी में मिला दूंगा। मैं आज इसका पूरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा और इसके सारे कपड़े उतारकर इसकी नंगी फोटो इंटरनेट पर डालूंगा। लिन नाई ये ने अपना घटियापन दिखाते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ते हुए ये गीदड़ भपकी दी। तभी अचानक क्लासरूम के बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। किसी ने बहुत जोर से लात मारकर वो दरवाजा खोला। लिन नाई ये पागलों की तरह बहुत तेज चिल्लाया और बुरी तरह से भड़क गया। अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? ये दरवाजा खोलने की औकात किसकी हुई? उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर चेन क्यूई एकदम खूंखार अंदाज में खड़ी हुई थी जो सबको अपने इशारों पर नचाती थी। उसने तुरंत अपने गुस्से को थूक दिया। हमें एक बहुत मजेदार गेम मिला है, हम इसका थोबड़ा बिगाड़ने वाले थे। मैंने भारी निराशा और दुख के साथ अपनी आंखें बंद कर ली कि अब मेरा क्या होगा। चेन क्यूई मेरे साथ जो कांड करती वो उस लिन नाई की हरकतों से भी ज्यादा खतरनाक होता। इसे चुपचाप जाने दो। उस लड़की की आवाज एकदम शांत लेकिन बहुत ज्यादा कड़क थी जो सीधे दिल पर लगती थी। वो अपने साथ कुछ छपरियों को लेकर क्लास में घुसी क्या? लिन नाई यी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चेन क्यूई को घूर रहा था। इसे बिना मजा लिए ऐसे ही क्यों जाने दें? ये आज से मुझे ट्यूशन पढ़ाएगा। आज के बाद से हर दिन स्कूल खत्म होने पर ये चुपचाप यहीं रुकेगा और हम सबको बहुत अच्छे से ट्यूशन पढ़ाकर ही अपने घर जाएगा। इसे हर एक घंटे के पूरे 1000 युआन मिलेंगे। उसी वक्त चेन क्यूई ने मुझे अपना सारा सामान बहुत धीरे धीरे पैक करते देखा और उसका भेजा पूरी तरह से फ्राई हो गया। उसने पीछे पलटकर ली जिंग को इशारा किया। ली जिंग अपनी जगह से उठा और मेरी कलाई पकड़कर मुझे जबरदस्ती घसीटता हुआ सीधे पोडियम तक ले आया और मुझे वहां धकेल दिया। बस चुपचाप हमें पढ़ा, वहां खड़े होकर टाइम पास क्यों कर रहा है? इतना बोलकर ली जिंग ने अपनी जेब से पैसों की एक मोटी गड्डी निकाली और सीधे मेरे मुंह पर जोर से फेंक मारी। ये हमारी क्यूई दीदी की तरफ से तेरे लिए है, तू हमें रोज पूरे 3 घंटे पढ़ाएगा। मैंने उन पैसों को देखा और फिर उन बिगड़े हुए और पैसे वाले अमीर जादों की तरफ अपनी नजर घुमाई जो अपनी सीट पर एकदम सीधे टिककर बैठे थे। आखिर में मैं मान गया। मेरी बूढ़ी दादी ने मुझे बिल्कुल अकेले पाल पोस कर इतना बड़ा किया था जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उनके लिए ये सब जरा भी आसान नहीं था। इन लुखों से मिलने वाली मोटी फीस से वो आराम से 3 साल तक बैठकर खा सकती हैं। आज तुम लोग मुझसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो? चेन क्यूई ने मुझे एकदम ठंडी और खौफनाक नजरों से देखा और कहा मैथ पढ़ा। ठीक है। मैंने अपनी किताब पकड़ी और बहुत ही शांति और ठंडे दिमाग से उन्हें एक एक चीज बहुत गहराई से समझाई। हैरानी की बात यह थी कि मेरे दिमाग में जो भारी भसड़ मची थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्लास पूरी तरह खत्म होने के बाद उन सब ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मुझे परेशान करने के बजाय मुझसे भर भर के सवाल पूछने लगे। अब बाहर अंधेरा हो रहा था। सूरज पश्चिम में ढल रहा था। आसमान का किनारा एकदम संतरी और लाल रंग में नहा गया था जो देखने में बहुत कड़क लग रहा था। पूर्व दिशा में पूरा चांद निकल आया था। दिन और रात के मिलने से आसमान में एक दरार सी बन गई थी। तभी कैंपस की सारी लाइटें एक साथ जल गईं और सब कुछ एकदम साफ नजर आने लगा। मैं अमीर बाप की उन बिगड़ी औलादों के बीच घिरा हुआ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। सबसे आगे चल रही बंदी की बॉडी एकदम फिट थी और उसने अपने बालों को वापस पहले जैसा एकदम काला कर लिया था। मैं उसकी पीठ को बहुत भारी शक की नजर से देख रहा था क्योंकि मुझे कुछ लोचा लग रहा था। चेन क्यूई के उन काले बालों ने आजकल पूरे स्कूल में एक बहुत ही तगड़ा बवाल और रायता फैला रखा था। बाहर अफवाहें थी कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन चेनची जैसी पत्थर दिल लड़की किसी से प्यार कैसे कर सकती है? साला ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा। सारे अमीरजादे अपने अपने नौकरों के साथ अपनी महंगी गाड़ियों में बैठकर निकल लिए।
फिर मैंने काले बालों वाली उस लड़की को देखा जो वहीं रुकी थी और मुझे घूर रही थी। वो मुझे घूर रही थी और मुझे एकदम से समझ आ गया कि वो मुझे लिफ्ट देना चाहती है। मेरी तो हवा टाइट हो गई और मैंने कांपते हुए बोला, मैं खुद अपने घर चला जाऊंगा, पर उसकी खूंखार नजरें देखकर मेरी बोलती बंद हो गई और मैं चुपचाप उसके पीछे जाकर उसकी शानदार मेबैक गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठ गया। मैं गाड़ी के कोने में ऐसे दुबक कर बैठ गया जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो और अपनी मुंडी घुमाकर चुपचाप बाहर का नजारा देखने लग गया। गाड़ी के बाहर का नजारा चमकती हुई सिटी से धीरे धीरे एकदम खटारा और पुरानी टूटी फूटी छोटी बिल्डिंग्स में बदल रहा था, जिसे देखकर मुझे अजीब लगा। जब हम मेरी गली के गेट पर पहुंचे तो मेरी अटकी हुई जान में जान आई और मैंने झट से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर चैन की सांस ली। एक सेकंड सोचकर मैंने हिम्मत की और उसे घर छोड़ने के लिए थैंक यू बोला, पर उस लड़की ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और फुल एटीट्यूड में गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करके वहां से निकल गई। वो खटारा इलाका इतना भयानक था कि चांद की रोशनी भी अंधेरे में छुप गई थी और सिर्फ टूटी फूटी स्ट्रीट लाइट ही मेरे घर का रास्ता दिखा रही थी, जो सच में डरावना था। मैं उस पतले से कच्चे रास्ते पर मुड़ गया जहां सड़क के एकदम आखिर में एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत अपनी लाठी के सहारे मेरा इंतजार कर रही थी। दादी ने प्यार से पूछा, क्या मेरा मोमो घर आ गया? उनकी खाली आंखों को देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने बोला, दादी मैं आ गया, और उनकी झुर्रियों वाले कांपते हाथों ने मुझे पकड़ लिया। काफी देर बाद जाकर मेरी दादी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और वो बोली, अच्छा हुआ तू आ गया। फिर मैंने खुशी से बोला, दादी इस महीने के एग्जाम में मैं फर्स्ट आया। मेरे क्लासमेट ने मुझे उसे मैथ पढ़ाने के लिए बोला था, इसलिए मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो गया और 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाने का पैसा मिला। मुझे रोज के हिसाब से पूरे 1000 युआन मिलते हैं। ये बोलकर मैंने दादी के हाथ में 3000 युआन रख दिए, जो कि सच में कोई छोटी मोटी रकम तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये पैसे दादी के पूरे 1 महीने चीनी केक बेचने की कमाई के बराबर थे। उन्होंने बिना कुछ बोले पैसों को कसकर पकड़ लिया और मुझे सीधा घर ले गई। जब चेंची अपने घर पहुंची तो उसका हमेशा अंधेरे में रहने वाला विला आज रोशनी से जगमगा रहा था, जिसे देखकर अचानक से उसके सीने में एक अजीब सी भयंकर आग भड़क उठी थी। उसने गुस्से में आधे खुले दरवाजे को जोरदार लात मारकर खोला। वहां खड़ा एक सूट वाला अधेड़ उम्र का आदमी एकदम चौंक गया और फिर उसने टेबल से मेरा रिपोर्ट कार्ड उठा लिया और उसे पूरी ताकत से चेंची के मुंह पे दे मारा और चिल्लाया, तुम्हारे नंबर इतने घटिया क्यों है? तुम क्लास में एकदम नीचे से टॉप करने वाली हो क्या, चवन्नी छाप? चेंची ने उस रिपोर्ट कार्ड को फाड़कर उसके एकदम चिथड़े उड़ा दिए और सफेद कागज के वो टुकड़े हवा में हर तरफ उड़ने लग गए। उसने पूछा, चेन युआन तुम्हें मेरे घर में घुसने की परमिशन किसने दी? उसने बोला, तुम्हारा घर? क्या ये घर चेन परिवार के पैसों से नहीं खरीदा गया है? दिमाग का दही मत कर। क्या चेन परिवार का पैसा तुम्हारे बाप ने तुम्हें खैरात में नहीं दिया है? अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम्हारा कोई वजूद भी होता? क्या बेलुखे इंसान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे बिना तुम इतनी दौलत और शान और शौकत का मजा ले पाती? चेंची भूल मत, मैं तेरा बाप हूं, मेरी औकात को एकदम मत भूल जाना। ये सुनकर चेंची जोर से हंसी और बोली, इस बकवास की किसे पड़ी है, दफा हो जा यहाँ से। जो इंसान मुझे मारना चाहता है वही खुद को मेरा बाप बता रहा है। साले तू एकदम नल्ला। चेन युआन गुस्से से कांप रहा था और उसने काफी देर तक उसकी तरफ उंगली उठाए रखी और गुस्से के मारे उसकी तो पूरी तरह से हवा टाइट हो गई। तुम हैशी से उड़कर यहाँ तक आए हो? क्या तुम सूझो? सिर्फ ये फालतू बात बताने के लिए आए हो? चेन युआन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम दोनों के बीच में दुश्मनी के अलावा भी साला कुछ और रिश्ता हो सकता है? उस आदमी ने उसके काले बालों और यूनिफॉर्म को घूर कर देखा और फिर किसी तरह से अपने भयंकर गुस्से को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। चेंची, मैं यहाँ तुझे ये समझाने आया हूँ कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हालांकि तू अब हमारे इस पूरे चेन परिवार की इकलौती वारिस है, लेकिन दादाजी तेरे स्कूल के नंबर और पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा जरूरी मानते हैं। हमारे खानदान का कोई भी वारिस आज तक किसी ऐसी वैसी 2 कौड़ी की जगह पर नहीं पढ़ा। भले ही हम अपना जुगाड़ लगाकर तेरी मदद कर दे, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए तेरी मार्कशीट रद्दी नहीं होनी चाहिए। क्या तेरा भेजा फ्राई हो गया है? चेंची ने कुछ सोचते हुए अपनी मुंडी हिलाई और कहा, तो माजरा यह है कि तुम्हें अभी भी मेरी वारिस वाली गद्दी की टेंशन हो रही है। चेन युआन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी इस झकास कुर्सी को, जिससे मैं तेरी जिंदगी झंड कर सकती हूँ, आसानी से किसी फट्टू को दे दूंगी? उसने बोला, चेंची तू तो सच में कोई इंसान ही नहीं है। मैं सिर्फ तेरे भले के लिए ही तेरे बारे में इतनी टेंशन लेता हूँ। ये सब सुनकर चेन युआन का सिस्टम हैंग हो गया और वो काफी देर तक गुस्से से कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने अपना सीना पकड़ लिया और अपनी उस अनजान सी लगने वाली बेटी को घूरते हुए वहां से एकदम कल्टी मार गया। इसके बाद चेंची सीधा दूसरी मंजिल पर बने अपने उस शानदार कमरे में चली गई। उसने कमरे की लाइट चालू नहीं की क्योंकि उसे अंधेरे में ही रहने की आदत पड़ चुकी थी। उसने बस अपनी छोटी सी डेस्क लैम्प जलाई और बाहर निकाला कुछ रफ कागज और उन पर दुनिया के सबसे मुश्किल और दिमाग का दही करने वाले सवालों को वो बार बार बैठकर सॉल्व करने लग गई। सिंघुआ यूनिवर्सिटी लोंगुओ का सबसे कड़क और टॉप लेवल का स्कूल है, जहां एडमिशन मिलने का चांस सिर्फ 2% होता है। वो उसकी तरफ अपनी पूरी रफ्तार और जोश के साथ भाग कर जाना चाहती थी। अपने एकदम धांसू तरीके से जब चेंची ने मुझे स्कूल के बाद अपना प्राइवेट ट्यूटर रख लिया तो मुझे क्लास में घूरने वाले वो सारे फालतू बच्चे एकदम से जैसे गायब ही हो गए थे। रातों रात मेरी जिंदगी में एकदम से शांति और सुकून वापस आ गया था। यहाँ तक कि अब तो लिन नई और जूशी के लुखे गैंग ने भी मुझसे पंगा लेना एकदम बंद कर दिया था। मुझे एक बात समझ आ गई थी कि साला अमीर लोगों को भी दूसरों के चेहरों को पढ़कर जीना पड़ता है, और इस पूरे स्कूल में चेंची बिना किसी शक के सबसे तगड़े भौकाल वाली इंसान थी जो सबसे ऊपर बैठी थी। धीरे धीरे मुझसे बात करने वालों की गिनती बढ़ने लगी और जो लड़कियां पहले मेरा भयंकर मजाक उड़ाती थी अब वो खुद मेरे पास आती थी और गलत जवाबों से भरी अपनी नोटबुक मुझे दिखाती थी
और तो और मुझे गंदी गालियां बकने वाले और मुझे घेरने वाले वो छपरी लड़के भी अब मुझसे प्यार से सवाल पूछने आते और मैं एकदम फुल जोश के साथ उनके सवालों का जवाब देता था। क्लास टीचर ने भी अब मुझे स्कूल के सबसे टॉप स्टूडेंट वाला वीआईपी ट्रीटमेंट देना वापस से शुरू कर दिया था, जो मेरा हक था। मेरी सीट बदलकर एकदम बीचों बीच लगा दी गई थी और आगे वाली लाइन में मेरे साथ बैठने वाली जू जूकिंग नाम की एक एकदम ही शांत सी लड़की थी। वो बेचारी काफी फट्टू और शर्मीली थी, लेकिन उसके परिवार का दिमाग बहुत तेज था। क्लास खत्म होने के बाद अचानक से मेरे बगल वाली सीट से एक बहुत ही धीमी सी आवाज आई। उसने बोला, हेलो, मेरा नाम जू जूकिंग है। मैंने भी अपनी मुंडी घुमाकर उसकी तरफ देखा और आराम से बोला, हेलो, मैं वांग मो हूं। वो बोली, तुम डरावने नहीं लगते जितना लोग कहते हैं। मैं हंसा, क्या वो कहते हैं कि मैं इंसान खाता हूं? सब बक रहे थे कि मैं एकदम नल्ला और भिखारी हूं जो कचरा बीनकर जीता है। मेरा घर कीड़ों से भरा है और मैं बहुत गंदा रहता हूं, न नहाता हूं न ब्रश करता हूं। स्कूल में मैं अमीर लड़कियों के पीछे भागता हूं, नहाते हुए दूसरों को ताकता ही रहता हूं। मेरे सारे नंबर बस चीटिंग करके आए हैं और मेरी पहली रैंक पूरी तरह से फर्जी और 2 कौड़ी की है। मैं ये सब बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। फिर मैंने पूरी क्लास में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और वहां बैठे हुए उन छपरी लोगों को बड़े ही गौर से देखा। क्लास के सारे लुक्खे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और उनके बाल एकदम सेट थे। मुझे लगा कि ये सब दिखावा है, मैं उतना भी गंदा नहीं हूं जितना ये बक रहे हैं। क्लास के लुक्खे मुझे पसंद नहीं करते तो वो मुझे पेपर छापने नहीं देंगे। अगर मैंने सच में चीटिंग की होती तो बहुत पहले ही मेरी कंप्लेंट हो चुकी होती और मेरी वॉट लग जाती। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन आखिर में मैंने खुद को रोक लिया। चेंची का दिमाग बहुत चंचल है, मैं ज्यादा हवा में उड़कर उसके दिमाग का दही नहीं कर सकता, वरना वो मेरा ही गेम बजा देगी। अगले कुछ दिनों जू किंग अपना गलत होमवर्क लेकर मेरे पास आती थी। वो बोलती थी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, क्या हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं? पेन पकड़े हुए मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। दोस्त, मेरे पहले भी कुछ दोस्त हुआ करते थे, बस बात यह है कि उन सभी को मजबूरी में अपना स्कूल बदलना पड़ा था मेरी पनौती से। मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली। मुझमें उस छोटी लड़की की चमकती आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। मुझे दोस्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूं, हम बस क्लासमेट बनकर रह सकते हैं। जू किंग का स्वभाव बहुत ही कोमल था, उसकी आंखों के किनारे लाल हो रहे थे, पर वो फिर भी मुझे देखकर जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। आज शुक्रवार का दिन है। जब दोपहर में स्कूल खत्म हुआ तो उस चेंची ने अपना बस्ता मेरी सीट पर बहुत ही जोरों से पटककर रायता फैला दिया था। मैंने तुरंत खड़े होकर उसे अपनी जगह दे दी। मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। अंदर ही अंदर मेरी तो हवा टाइट हो गई थी कि अब ये लड़की क्या नया लोचा करेगी। वो बैठ गई और अचानक ऊपर देखकर मुझे मुस्कुराने लगी। 1 महीने से ज्यादा समय से मैंने अपने मार्गदर्शन से टीचर वांग को सच में परेशान किया है, लेकिन मेरे नंबर अभी भी बहुत ही धीरे सुधर रहे हैं। टीचर वांग खुद को रोक तो नहीं रहे हैं ना? क्या तुम मुझे कोई असली हुनर नहीं सिखा रहे हो? उसके इतना बोलते ही वहां खड़े हुए सारे लड़के और लड़कियां मुझे घूरने लगे थे। दबाव की वजह से मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया था। स्कूल के पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगभग 300 बच्चे हैं और उस चेंची को 300 के बाहर से टॉप 50 के अंदर आने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा। मैंने आगे बैठी उस चेंची की तरफ अपनी नजर नीचे की ओर घुमाई और उसे बड़े ध्यान से देखा। पढ़ाई करना कभी भी कोई ऐसा काम नहीं रहा है जिसे रातों रात हासिल किया जा सके। कामयाबी भी सिर्फ कुछ दिनों की मेहनत से नहीं मिलती, इसके लिए बहुत ही ज्यादा घिसना पड़ता है मेरे भाई। 1 महीने में अपने नंबरों को इतना ज्यादा सुधार लेना तुम्हें पहले से ही एक बहुत बड़ा ज्ञानी साबित करता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शुरुआत में तुम्हारे पास कोई बुनियादी ज्ञान भी नहीं था, सही कहा ना मैंने? वो एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर धीरे से अपना सिर हिला दिया। उसने सच में कभी भी एक पूरी क्लास को ध्यान से बैठकर सुना ही नहीं था। चेन परिवार की इकलौती औलाद होने के नाते वो पूरा ग्रुप आज नहीं तो कल उसी के हाथों में आने वाला था। ये बात तय थी। उसके दादाजी की वसीयत में लिखा था कि हाई स्कूल खत्म करने के ठीक बाद ही उसे उस ग्रुप का सबसे बड़ा बॉस बना दिया जाएगा और वो राज करेगी। उसके लिए पढ़ाई करना या ना करना कोई मायने नहीं रखता था। वो तो बस इसलिए मेहनत करना चाहती थी ताकि वो नुओं के करीब जा सके, क्योंकि उसके नंबर क्लास में बहुत ज्यादा बेहतरीन आते थे। उसके माँ बाप आपस में दुश्मन थे और उसकी शादी सिर्फ उसी लड़के से होगी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैंने बहुत ही सावधानी और धैर्य के साथ उसे समझाया कि तुम पहले से ही काफी होशियार मानी जाती हो। तुम्हारे साथ पढ़ने वाले किसी भी बच्चे में तुम्हारे जितनी तेजी से सुधार नहीं होता है। बाकी लोगों के इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन वो सब मेहनत करते हैं। ये उनके 5 या 6 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा हो सकता है, लेकिन तुमने सिर्फ 1 महीना लिया। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ी, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। पढ़ाई के बाद शाम के 8:30 बज चुके थे। नवंबर के महीने में सुझोऊ शहर में तो शाम के 6 बजे से ही एकदम घुप अंधेरा छा जाता था और रात हो जाती थी। पतझड़ के आखिरी दिनों में इस शहर में अब कोई भी फूल नहीं बचे थे। पेड़ों के तने एकदम नंगे और पीले पड़ चुके थे और आसमान में उड़ने वाले वो सूखे पत्ते अब जमीन पर गिरकर पूरी मिट्टी बन चुके थे। मैं उसकी महंगी में बैग गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठ गया। पिछले 1 महीने से मैं हमेशा उसी की गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस जाता था, बिना कोई फालतू रायता फैलाए। हमारी क्लास के दौरान उन सवालों और ठंडी मजाक उड़ाने वाली नजरों के अलावा उस लड़की ने मुझसे एक भी फालतू का शब्द नहीं बोला था। वो लड़की एकदम चुप रहती थी। इस वीकेंड मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर आना। तुम्हें इन छुट्टियों से पहले मुझे पहला स्थान दिलाने में मदद करनी होगी, समझे? उस लड़की की आवाज बहुत ही ज्यादा ठंडी और एकदम खौफनाक थी। मेरे तो तोते उड़ गए। पहला स्थान मतलब वो मुझसे आगे निकलना चाहती है? बुरी बात है, मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत ही धीरे से उसको अपना जवाब दिया। मेरी गाड़ी कल सुबह 8 बजे तुम्हें लेने आ जाएगी वीकेंड पर। फालतू काम के लिए मैं तुम्हें 1 घंटे के 2000 दूंगी।
हम शनिवार और रविवार दोनों दिन पूरे 8 घंटे जमकर पढ़ाई करेंगे। इसके बाद वो गाड़ी पूरी तरह से रुक गई और मैं अपने घर जाने के लिए बाहर निकल गया। इस महीने मेरी दादी के मीठे केक का काम बढ़िया चल रहा था और उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे कमा लिए थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। देर रात में हमेशा की तरह अपने फ़ोन पर येजी से बात कर रहा था। पिछली सदी में बने उस पुराने घर की दीवार घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। रात के उस घने अंधेरे में उस सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे से लकड़ी के टुकड़े टूटकर गिर रहे थे। नुओ, इन सर्दियों की छुट्टियों में मिलते हैं। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे घर आऊंगी। खटाक की जोरदार आवाज़ के साथ मेरा फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिर गया, एकदम हल्की सी चांदनी में। मैंने धीरे से अपना फ़ोन उठाया। उस नमी वाली हवा ने मेरे उस छोटे से घर को पूरी तरह से हरी काई से ढक दिया था। मैं हाँ कहना चाहता था, लेकिन मुझे अपने परिवार की हालत को लेकर थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। मुझे अंदर ही अंदर डर था कि कहीं वो मुझे नीचा ना समझे रहने देते हैं। मैं सर्दियों की छुट्टियों में पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। हम एक साथ शहर की किसी सेंट्रल लाइब्रेरी में जा सकते हैं या फिर हम किसी कॉफ़ी शॉप में बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। नुओ, मैं सच में तुमसे मिलना चाहती हूँ। नवंबर आते आते बगीचे के सारे फूल पूरी तरह से सूख चुके थे। मैं अपनी बालकनी में चुपचाप बैठा हुआ था और बस दूर से उस विशाल तारों भरे आसमान को घूर रहा था जो सिर्फ दूर के इलाकों में ही दिखाई देता था। उधर चेंची घबराहट में लगातार अपने फ़ोन की स्क्रीन को ही घूरे जा रही थी और उम्मीद कर रही थी कि भगवान उस पर अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगे। ठीक है, हम इन सर्दियों की छुट्टियों में पक्का मिलेंगे। ये मैसेज पढ़कर चेंची के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। उसकी उन काली आंखों में एक अजीब सी कोमलता चमकने लगी थी। उसके होठों के किनारे हल्के से ऊपर की तरफ मुड़ गए थे। सुबह के 8 बज चुके थे और मैं एकदम सही समय पर अपने घर से निकल गया था। मैंने एक सफ़ेद स्वेटर पहना और उस मेबैक के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। एक बड़े से जंगल को पार करने के बाद वो महंगी गाड़ी एक बहुत बड़े अकेले बने हुए विला के ठीक सामने जाकर रुक गई। मैं गाड़ी से बाहर निकला और थोड़ी ही देर के बाद वो बड़ा सा गेट अपने आप ही खुल गया था। इंटरकॉम से एक बहुत ठंडी आवाज़ आई और उसने कहा कि दूसरी मंजिल पर आ जाओ। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि उस विला में बहुत ही ज्यादा घुप अंधेरा था। सारी खिड़कियां पूरी तरह से काले पर्दों से ढकी हुई थी। रोशनी की एक किरण अंदर नहीं आ सकती थी। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू की और सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चला गया। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, उस घने अंधेरे में उस लड़की ने मुझे बहुत ही जोर से लात मारी, जिससे मेरी हवा टाइट हो गई। तुम्हें लाइट चालू करने के लिए किसने बोला? उस लड़की की जोरदार दहाड़ मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरा फ़ोन छिटक कर नीचे ज़मीन पर गिर गया। मैंने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया और बेबस होकर दीवार के सहारे खड़ा रहा। मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैं चुपचाप उसके ठीक पीछे पढ़ाई वाली बालकनी तक गया। वो बालकनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जिसमें रोशनी को इकट्ठा करने वाले खास शीशे की खिड़कियां लगी हुई थी। वहां से बगीचे और मेन गेट का नज़ारा एकदम साफ दिखाई दे रहा था। चेंची बैठ गई और उसने अपनी किताब खोली। वो किताब अलग अलग रंग के पेनों के निशानों से पूरी तरह भरी हुई थी। जिन सवालों पर छोटा घेरा बना है, मैं उन्हें आधा कर सकती हूँ और ख़त्म कर लूंगी, लेकिन जिन पर बड़ा घेरा लगा है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उन पर बस एक सरसरी नज़र डाली। आंशिक डेरिवेटिव के लिए कंपोजिट फंक्शन, तुम सीधे इस फॉर्मूले को इसमें डाल सकती हो। इस कड़क फॉर्मूले को निकालने का पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से है। चल अब तो खुद एक बार ट्राई मार। चेन क्यूई ने उस रफ पेपर पर अपना खोपड़ी चलाया और एक झटके में एकदम सही जवाब निकाल लिया। तो इसके हिसाब से पक्का जवाब सी होना चाहिए, है ना? एकदम सही। मैंने बहुत ही ठंडे दिमाग से हर एक सवाल का भेजा फ्राई करके समझाया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपने से बड़ी छपरी को ट्यूशन पढ़ा के पैसे छापूंगा। पूरे 8 घंटे तक भयंकर पढ़ाई की भसड़ मचाने के बाद शाम के 5 बज चुके थे। मैंने अपना सारा सामान अपने बैग में ठूसा और चुपचाप अपने घर निकलने की पूरी तैयारी करने लगा। जब मैं अपने घर की तरफ कट लेने वाला था, तभी चेन क्यूई दरवाजे से एकदम चिपक कर खड़ी थी और हाथ में अपना फ़ोन पकड़े हुए मुझे घूर रही थी। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे ताकि मैं तेरे पैसे भेज सकूं। मैं उसका सारा गेम समझ गया। वो मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट मांग रही थी ताकि उसके लिए सीधा मेरे अकाउंट में पैसे भेजना थोड़ा आसान हो जाए। कैसा रहेगा अगर मैं तुझे सीधा कैश दे दूं? चेन क्यूई एक पल के लिए एकदम सन्न रह गई और फिर अपने पास रखे एक छोटे टेबल से बहुत सारा कड़क कैश निकाला और उसे गिनने लगी। पूरे 16,000 की मोटी रकम थी, जिसे वो बहुत ही गंदी और चिढ़ी हुई शक्ल बनाकर गिन रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी कि ये क्या फालतू का स्यापा है। मैंने उसकी किसी भी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैंने पैसों की गड्डी पर एक टाइट रबर बैंड मारा और उसे सीधे अपने स्कूल वाले बैग में अंदर डाल लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जरा भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां की कोई लाइट चालू करूं। मैंने सीढ़ियों की रेलिंग को अपने हाथों से टटोला और बहुत ही शांति से नीचे की तरफ जाने लगा। धड़ाम से एक बहुत जोरदार आवाज आई और किसी ने अचानक से वो मेन दरवाजा खींचकर खोल दिया। मैं सीढ़ियों के एकदम बीच में रुक गया और दरवाजे पर खड़े उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखने लगा। वांगमो, तुझे यहाँ लाइट चालू करने की परमिशन किसने दी? क्या आज तेरा अपनी जान से हाथ धोने का मन है? कमरे के अंदर से चेन क्यूई की एकदम खूंखार और भयंकर गुस्से वाली शेर जैसी दहाड़ आई। चेन क्यूई का एक बॉयफ्रेंड है। तुम उसे अपने घर पर अपने पिता और दादाजी से मिलाने क्यों नहीं लाती? एक लड़की को हमेशा थोड़ा शरीफ और शांत रहना चाहिए। वो आदमी पूरे टशन में चलते हुए सीधा लिविंग रूम के अंदर घुसा और बिना किसी खौफ के आराम से उस बड़े सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ में एक केक का डिब्बा था और उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की और गंदी सी मुस्कान थी। चेन क्यूई भारी कदमों से अपने कमरे से नीचे आई और सोफे पर बैठे उस आदमी को एकदम जानलेवा और ठंडी नजरों से घूरने लगी। तुम यहाँ क्या उखाड़ रहे हो? चेन क्यूई, कल तुम्हारा जन्मदिन था और मैं एक बार के लिए इसे सिर्फ तुम्हारे साथ मनाना चाहता था। उस आदमी ने बहुत ही अजीब तरीके से बात समझाई, बिल्कुल किसी ऐसे अनाड़ी बच्चे की तरह जिसने अभी अभी कोई बहुत भारी कांड या गलती कर दी हो। चेन क्यूई एकदम पागलों की तरह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। जन्मदिन क्या ये मेरी मौत की बरसी के ज्यादा करीब नहीं था? तुम अपने खुद के बाप से इस तरह बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? बाप कैसा बाप? क्या मेरा सच में कोई बाप है? चेन युआन,
तुम अचानक से इतनी ज्यादा मेहरबानी क्यों दिखा रहे हो और यहाँ इतनी बार अपना ये मनहूस मुंह लेकर क्यों आ रहे हो? आखिर तुम सुझोऊ में क्या लेने आए हो? अब तुम कौन सा नया और घटिया खेल खेलने की फिराक में हो? तुम सच में ये तो नहीं सोचते ना कि तुम्हारी वो 10 साल पुरानी 2 कौड़ी की चालें आज भी मुझ पर काम कर जाएंगी? क्या तुम अभी भी मुझे कोई गधी या बेवकूफ समझते हो? वो लड़की एकदम खौफनाक और पागलों वाले अंदाज में जोर जोर से ठाके लगाकर हंसने लगी। मेरे चेहरे का पूरा रंग उड़ चुका था और मैं इस अमीर खानदान का कोई भी गंदा राज नहीं सुनना चाहता था। मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था और वहां शांति से खड़ा भी नहीं रह सकता था। मैं बस डर के मारे सीढ़ियों के बीच में एकदम दुबक कर बैठ सकता था और बाहर दरवाजे पर खड़े उन मोटे बॉडीगार्ड्स के जाने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं भाग सकूं। चेन युआन की हवा टाइट हो गई थी। चेन क्यूई, जो बीत गया उसे मिट्टी डालकर भूल जाओ। जो इंसान मरा वो तुम नहीं थी और तुम कोई शिकार भी नहीं हो, इसलिए तुम बहुत ही महान बनकर मुझे माफ करने की फालतू सलाह दे सकते हो। मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए। उस समय तुम ही वो नीच इंसान थे जिसने मुझे उस कुतिया के साथ मारने के लिए अपने गुंडे भेजे थे। अगर मेरी दादी ने अपनी जान पर खेलकर मुझे उस दिन नहीं बचाया होता तो मैं कब की खल्लास हो चुकी होती। मैं बहुत पहले ही उस रोमांटिक और खिली धूप वाली दोपहर में मर गई होती जब तुम और तुम्हारी वो सारी रखेलें एक बहुत ही शानदार लग्जरी वाली नाव पर मजे मार रहे थे, मजे काट रहे थे। चेन क्यूई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी भी यही मौजूद है। चलो पहले अपना भेजा ठंडा करो और थोड़ा सा केक खा लो। भेजा ठंडा करूं? मेरी तो खोपड़ी सटक गई है। चेन युआन, तुम्हारे और मेरे बीच खून का एक बहुत ही भयंकर बदला बाकी है। हमारी दुश्मनी समुंदर से भी ज्यादा गहरी है। तुमने मेरी दादी को बेरहमी से मारा है। अब इस बार तुम्हारा क्या नया घटिया प्लान है? चेन क्यूई, मैं तो बस तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही खुशी से मनाना चाहता हूँ। ओए लड़के, जरा इधर मेरे पास तो आ। चेन युआन ने अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाया। अचानक से मेरे हाथ बहुत बुरी तरह कांपने लगे। मेरी पूरी हवा निकल गई और मैंने डरते हुए चेन क्यूई की तरफ देखा। इस समय चेन क्यूई की आंखों में आसमान छूने वाली जानलेवा नफरत की आग सुलग रही थी। निकल जा यहाँ से। पहली फुर्सत में मैंने अपने स्कूल बैग को बहुत जोर से जकड़ा और पहली पतली गली पकड़कर उस विला से बाहर की तरफ भाग लिया। उस बड़े दरवाजे से बाहर भागने के बाद ही मेरे दिमाग की बत्ती जली कि अब मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा। बहुत देर तक बाहर खड़े होकर इंतजार करने के बाद वही पुरानी जानी पहचानी मैं बैग कार मेरी तरफ धीरे धीरे चलकर आई। छोटे मालिक वांग, हमारी छोटी मालकिन ने मुझे आपको सही सलामत आपके घर छोड़ने का हुक्म दिया है। आपको तकलीफ देने के लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं चुपचाप उस कार के अंदर जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी देर पहले हुए उस खौफनाक और बवाल वाले सीन ने मुझे अंदर तक बुरी तरह डरा कर रख दिया था और मैं बेचैन था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कल क्या करूंगा। छोटे मालिक वांग, हमारी छोटी मालकिन ने ऐसा कहा है कि आपको कल यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ये सुनकर मैंने एकदम चैन की पूरी सांस ली। अब जब मैंने अपना दिमाग लगाकर थोड़े बहुत पैसे छाप लिए हैं तो मैं इस पैसे से अपने घर की हालत सुधारने और फिर एक कड़क एयर कंडीशनर लगाने का तगड़ा प्लान बना रहा हूँ। सर्दियां बहुत तेजी से आ रही हैं। मैं अपनी दादी के साथ एक बहुत ही गर्म और सुकून वाली सर्दी बिताना चाहता हूँ। आजकल मैं हर पल एक अजीब से डर के साए में जी रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक रईस खानदान का दुनिया हिला देने वाला गहरा राज है। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि मेरी जिंदगी फिर से उसी झंड और बेकार रास्ते पर वापस लौट जाएगी। किस्मत से चेन के को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो रोज की तरह मुझसे अपनी पढ़ाई करने के लिए मेरे पास आ गई। हांस याक्सी स्पोर्ट्स फील्ड पर चेन के की तरफ बहुत ही धीरे धीरे चलते हुए आई और उसे पीने के लिए पानी की एक ठंडी बोतल थमा दी। चेन के, तू आजकल उस वांगमो के इतना ज्यादा करीब क्यों चिपक रही है? चेन के आराम से उस टेबल के सहारे टिककर खड़ी हो गई। उसने वो पानी की बोतल बिल्कुल नहीं ली और उसकी नजरें लिन्नाई के ऊपर जाकर टिक गईं। इससे तेरा क्या लेना देना है? हांस याक्सी ने भी अपनी नजरें लिन्नाई के पार घुमाई और वहां उसे वांगमो की परछाई दिखाई दी। वहां वांगमो और जू शिकिंग खड़े थे। उसने बहुत ही खामोशी से अपने दांत पीसे और उसकी आंखों में नफरत की एक भयंकर आग सुलग उठी। फिर उसने बहुत ही सावधानी से जांच करते हुए पूछा, चेन के, अगर तू सच में वांगमो को पसंद करती है तो हम उसे अब और परेशान नहीं करेंगे। चेन के ने अचानक अपना सिर मोड़ा और हांस याक्सी को एकदम ठंडी और खौफनाक नजरों से घूरा। तुझे किसने ये फालतू बात बताई कि मैं उस पर लट्टू हो गई हूँ? हांस याक्सी एकदम से पीछे हट गई और एकदम शरीफ और मासूम बनने का तगड़ा नाटक करने लगी। अरे मैंने तो बस ये बात दूसरों के मुंह से सुनी थी और वो लोग तो ये भी कह रहे थे कि छुट्टी वाले दिन उन्होंने तुझे एक शानदार कार भेजकर उसे अपने घर उठवाते हुए देखा है। चेन के ने बहुत ही गंदे तरीके से मजाक उड़ाया और हांस याक्सी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, क्या तू मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रही है? हांस याक्सी की एकदम से हवा टाइट हो गई। वो बहुत बुरी तरह से कांप उठी और डर कर एक कदम पीछे हट गई। मेरे सामने ये घटिया खेल खेलने की कोशिश मत कर। वांगमो मेरे लिए बस एक खेलने वाला खिलौना हो सकता है और तू भी बस एक खिलौना ही है। मेरी 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 इतनी हिम्मत कहाँ? हांस याक्सी की पूरी पीठ डर के मारे ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। पसीने से भीग गई और वो वहां से दुम दबाकर तेजी से भाग गई। आज पीई क्लास में मैंने खूब सारा रायता फैलाया और फुलटू धमाल किया। मेरे फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में अब सिर्फ ये जी नहीं बल्कि पूरे 4 लोगों के नंबर आ चुके थे। दोपहर में स्कूल खत्म होने के बाद जब मैं अपनी गली के नुक्कड़ पर पहुंचा तो एक बहुत ही महंगी और लग्जरी कार मेरा पूरा रास्ता रोककर खड़ी थी। मैं वहीं रुक गया और तभी कार के शीशे से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकलकर सामने आया। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने बहुत ही शानदार सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और दोस्ताना मुस्कान थी। तुम वांगमो हो, है ना? मैं चेन के का पिता हूँ। मुझे ये सब देखकर कोई खास हैरानी नहीं हुई। वो पक्का उस दिन हुए भारी बवाल के बारे में मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद करने आया था। नमस्ते मिस्टर चेन, क्या आपको मुझसे कोई बहुत जरूरी काम है? उस आदमी ने कार का भारी दरवाजा खोला और बाहर निकलकर बहुत ही तहजीब और एकदम इज्जत के साथ बात करने लगा। बात कुछ ऐसी है, मुझे भी हाल ही में अपने सेक्रेटरी से ये बात पता चली है कि तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड नहीं हो बल्कि इस स्कूल में होने वाली गुंडागर्दी के एक बेचारे शिकार हो। क्या सच में ऐसा ही है? मैं एकदम से चौंक गया और बिना कुछ बोले चुपचाप आधा कदम पीछे खिसक गया। नौजवान वांग, तुम्हारा मुझसे इतना ज्यादा डरना और सावधान रहना एकदम नॉर्मल बात है। तुम मुझसे डर रहे हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ तुमसे अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ। मैंने अपनी बेटी को पालने में कोई सख्ती नहीं दिखाई और उसे बिगाड़ दिया। ये सब मेरी ही गलती है।
मेरी बेटी की तरफ से तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही छोटा सा हर्जाना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसे चुपचाप रख लोगे। चेन युआन ने अपने शानदार सूट से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे सीधे मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने उसे बिल्कुल नहीं पकड़ा और इसके उल्टे मैं बहुत ही खौफनाक हद तक एकदम शांत और चिल था। मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि आप क्या फालतू बात कर रहे हैं, मुझे अब अपने घर जाना है। ये सब कुछ बहुत ही अजीब था। मैंने इस एक माफी के लिए पूरे 5 साल से ज्यादा का इंतजार किया था, लेकिन अब इस वक्त मुझे इस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था। चेन युआन की गहरी और खौफनाक आंखों में अचानक से एक हैरानी की चमक दिखाई दी और वो मुझसे बोला, क्या तुम्हें मेरी बेटी से कोई भी नफरत नहीं है जो घर भाग रहे हो क्या? सब तुम्हारी दादी की वजह से है। उसका वो जाना पहचाना और डरावना लहजा सुनकर मेरे तो तोते उड़ गए और मैंने तुरंत ही एकदम चौकन्ना होकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारा क्या इरादा है? उस इंसान ने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, नौजवान केवल हिम्मत वाले ही हमेशा जीत हासिल करते हैं। तुम्हारा क्या सोचना है? मुझे एकदम से समझ आ गया कि मेरे सामने खड़ा ये दयालु बाप असल में एक डेढ़ शाणा है। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि वो मेरे पास क्यों आया था। मुझे ढूंढने आया था। मेरी दादी को मेरी ज़रूरत है ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं। जिंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जहां एक चाल में जीत पक्की नहीं होती है, और अब मैं वो सब फालतू काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। मैंने बोला, अंकल, मुझे सच में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। मुझे घर जाना है। वो मेरी तरफ चलकर आया और उसने एक कार्ड मेरी जेब में डाल दिया और बोला, नौजवान वांग, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम बिना कुछ सोचे सीधा मेरे पास आ जाना। मैं कभी भी मिल जाऊंगा। उसकी उस लंबी और महंगी गाड़ी को वहां से जाते हुए देखकर मैंने अपनी जेब से वो कार्ड बाहर निकाला। उस कार्ड के ऊपर उस आदमी की सारी जानकारी छपी हुई थी। मैंने बिना कुछ सोचे उस कार्ड को सीधा कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और अपने घर की तरफ भाग गया। पिछले 5 सालों में मैं एकदम सुन्न पड़ चुका हूँ। मेरे लिए एक शांत और आम जिंदगी जीना अब एक सपने जैसा हो गया है। मैं बस अपनी दादी के साथ शांति भरे दिन सुकून से बिताना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने पीछे वाले शीशे में मुझे उस कार्ड को बाहर कचरे में फेंकते हुए साफ देख लिया था। तभी उसका फोन बजा और उसने उसे उठाया। फोन पर उसके सेक्रेटरी की इज्जत भरी आवाज आई, सर, ये बात सच है कि वांग मालकिन का आशिक बिल्कुल भी नहीं है। ये पुरानी बकवास तुम मुझे पहले भी बता चुके हो। क्या तुम्हें कोई और नई खबर मिली? सिर्फ स्कूल की इन फालतू बातों से तुम उस छोटी सी खूंखार जंगली बिल्ली का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। अभी अभी सिशिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी वालों ने चुपके से हमें एक तगड़ी खबर दी है कि मालकिन का इंटरनेट पर एक बहुत ही ज्यादा खास और जिगरी दोस्त मौजूद है। भाई साहब, मालकिन उस लड़के को अपनी खुद की जान से भी ज्यादा मानती है और उनका वो ऑनलाइन दोस्त कोई और नहीं बल्कि वांग मो ही है। हालांकि मालकिन को अभी तक इस बात की जरा सी भनक नहीं है। ये सुनकर वो आदमी बोला, ये तो सच में बहुत मजेदार बात है। उसके दूसरों को परेशान करने की सारी हरकतें और कांड दादाजी को भेज दो। बस इतना याद रखना कि ईमेल गुमनाम ही होना चाहिए। पूरे 5 दिन बीत जाने के बाद भी वो लड़की स्कूल नहीं आई और उसके एकदम से गायब हो जाने की वजह से मेरे स्कूल के बाद का टाइम एकदम फ्री हो गया। मैंने सोचा था कि मैं ये जी को स्कूल में होने वाली इन सारी मजेदार बातों के बारे में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आजकल वो काफी ज्यादा बिजी लग रहा है और वो हमेशा रिप्लाई करने में पूरा एक दिन लगा देता है। उसकी इन बातों से एक अजीब सी भयंकर थकान झलक रही थी और अब स्कूल की छुट्टी होने का टाइम हो गया। शू शू किंग अपने चेहरे पर एक अजीब और रहस्यमयी सा भाव लेकर धीरे से मेरे कान के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, मोमो, मेरे पापा ने मुझे बताया है कि बड़े मालिक चेन हाल ही में चेन ची पर बुरी तरह से भड़के हैं। मुझे उस लड़की के किसी लफड़े में पड़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था भाई, लेकिन फिर भी मैंने जवाब देते हुए उससे पूछा, ऐसा क्यों? शू शू किंग ने मेरी तरफ देखकर एक अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हुए पूरी हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? ये सुनकर मैंने अपना पेन नीचे रख दिया और मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि उस लड़की के गायब होने का मेरी जिंदगी से कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या उसकी झूठी रिपोर्ट तुमने नहीं की थी यार? लेकिन मेरे पापा के सारे दोस्त ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुमने ही उसके खिलाफ रिपोर्ट की है? वो तुम्हें परेशान करती थी। ये बात बड़े मालिक को पता चली। ये सच सामने आने पर बड़े मालिक एकदम भड़क गए। उन्होंने लगभग उससे वारिस होने का रुतबा छीन ही लिया था, लेकिन उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अब पूरे चेन परिवार में सिर्फ वही एक इकलौती वारिस बची है। उनके जैसी पुरानी और ताकत वाली फैमिली कभी भी अपनी बड़ी जायदाद और दौलत किसी अरे गैर बाहरी इंसान के हाथों में नहीं जाने देगी। ये बात सुनकर मेरी तो वहीं पर एकदम से हवा टाइट हो गई। उस दिन चेन युआन उस लड़की के खिलाफ मेरा इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मैं उसके जाल में नहीं फंसा। इसलिए उसने मेरी जिंदगी झंड करने का ये इतना घटिया और नीच तरीका निकाला। मैं इस बात के लिए राजी हूं या नहीं? मैं अंत में उन दोनों बाप बेटी की लड़ाई में मोहरा बन गया। अब हर कोई यही सोच रहा था कि ये रायता मैंने फैलाया है, तो चेन के भी यही सोचेगा कि वारिस पक्का चेंची ही है। अब मुझे भविष्य में किस भयंकर तबाही का सामना करना पड़ेगा, ये सोचकर ही मेरी तो सांस फूलने लग गई थी और एक हड्डियों को जमा देने वाली ठंड से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे एक गुलाबी रंग की नोटबुक मिली है, पता नहीं कि ये तुम्हारी है या नहीं। जूयू पीछे से आई और उसने मुझे एक प्यारी स्माइल दी। मैं अचानक होश में आया और मैंने अपनी मुंडी नाम हिलाते हुए बोला कि ये वाली नोटबुक मेरी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात सुनकर जूयू अपना सिर खुजलाने लगी। उसने उस वर्कबुक को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बोली, मुझे ये तुम्हारी सीट के पास मिली तो मुझे लगा तुम्हारी होगी। क्या मैं इसे अभी बस तुम्हारी डेस्क पर ही छोड़ दूं? तुम बाद में इसे क्लास टीचर को दे देना, क्योंकि मेरी सीट टीचर की डेस्क से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए मैं नहीं दे सकती। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने बिना सोचे उस नोटबुक को अपनी डेस्क के कोने पर रख दिया। उस लड़की का जो भयंकर खौफ मेरे अंदर अभी पैदा हुआ था वो एकदम हवा हो गया। मेरी दादी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे ले डूबेगी।
दूसरे पीरियड के ब्रेक में मैं तेजी से ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस में एकदम बुरी तरह से डूबा था। तभी अचानक किसी ने मेरी गर्दन के पीछे बहुत जोर से जोरदार मुक्का मारा। उस जाने पहचाने दर्द के एहसास से मेरा पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया। जू जूकिंग घबरा कर अपनी जगह से कूद पड़ी और चिल्लाई, लिन्नई, तुम ये क्या फालतू हरकत कर रहे हो? लिन्नई ने अपना मुंह बनाते हुए अजीब आंखें घुमाई। वो बोला, जू जूकिंग, क्या तू हकलाती है क्या फट्टू कहीं की? अगर तुझे बात करने की तमीज नहीं है तो अपना मुंह बंद रख, कोई तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता है चुड़ैल। तभी पीछे से पड़े उस अचानक धक्के ने मेरा सिर सीधा डेस्क के कोने पर दे मारा। मेरा सिर फट गया था और वहां से बहुत खून बहने लगा था। क्लास के बाकी सब बच्चे इस रोजाना की भसड़ के पूरी तरह से आदी थे, इसलिए कोई हैरान नहीं हुआ और सबने चुपचाप अपना सिर झुकाकर अपना काम चालू रखा। मेरे बगल में बैठी वो लड़की डर से कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हुई और धीमी आवाज में बोली, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो टीचर से शिकायत करूंगी।